अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद हम आज के अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर 2 से रिलेटेड। आज हम अपने चैप्टर 2 को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे और आज हम इंशाल्लाह जो जेन्युइन केस स्टडीज़ हैं, जो आई कैब के पास पेपर से केस स्टडीज़ हैं, उनको देखेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि केस स्टडी को सोल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल उन्हीं असूलों को, उन्हीं स्टेप्स को अपने जहन में रखते हुए, उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम आज अपनी जो केस स्टडीज़ हैं उनको सोल्व करेंगे। आई कैब के जो पास पेपर की केस स्टडीज़ हैं। इनके अलावा कल जो है वो आपका लेक्चर नहीं होगा। कल के दिन आपने क्या काम करना है, कल के दिन जो है वो एक टेस्ट जो है आपने वो टेस्ट देना है कल। बल्कि आप ऐसा करें, कल का दिन सारा जो है अपना जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे। आप उन फर्स्ट 2 चैप्टर्स को कल पूरा दिन आप रिवाइज़ करें, अच्छी तरह से रिवीजन करें। और परसों जो है, कल जो मैं टेस्ट अपलोड करूँगा, परसों सुबह आप उस टेस्ट को सोल्व करें फर्स्ट 2 चैप्टर्स का। आप टेस्ट 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो है एससी लर्निंग। आप एससी लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है टेस्ट सेशन का, उधर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन कीजिए। उधर मैं खुद उनकी निगरानी करता हूँ, मैं खुद टेस्ट बनाता हूँ, मैं खुद टेस्ट चेक करता हूँ। उधर मेरा और आपका जो है वो डायरेक्ट लिंक होगा। दूसरा आपके पास ये है, अगर आप कहीं और किसी और इंस्टीट्यूट से जो है वो कहीं से पढ़ रहे हैं, कहीं से और से टेस्ट सेशन दे रहे हैं, तो उनके टेस्ट सेशन जो है उसको कंप्लीट करें। जो टेस्ट है वो लाजमी दें, चाहे जहां मर्जी दें, आप टेस्ट लाजमी दें। टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपने अब तक क्या सीखा है। आपकी परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन का जो ओनली प्रोसेस है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो सिर्फ टेस्ट का है। सो आप कहीं भी दें, टेस्ट लाजमी दें। एससी लर्निंग पे अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वो नंबर भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप रब्ता करके एससी लर्निंग का टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं खुद टेस्ट बनाता हूँ और मैं खुद टेस्ट चेक करता हूँ। उस सारे प्रोसेस को मैं खुद बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ के टेस्ट को मैनेज करता हूँ। तो इस तरह से कल के दिन आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, सिर्फ अच्छी तरह से उनको तैयार करना है। और परसों सुबह आपने टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद, टेस्ट सोल्व करने के बाद, जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं उनको बताना है कि ये मुझे चेक करके दें, वो आपकी गलतियाँ आइडेंटिफाई करके दें। और उसके बाद आपने कल परसों अपना लेक्चर नंबर, जो अगला लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 3 का, वो परसों आपने सुनना है। चलें आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो आज हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, हमने एक्सेप्टेंस के बारे में कल थोड़ा सा देखा था, उसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे और बाकी जो एक्सेप्टेंस का पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम रेवोकेशन का एक प्रोसेस देखेंगे। एक तो रेवोकेशन हम साथ साथ देखते आ रहे हैं, ऑफर की रेवोकेशन, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन। उसके अलावा बिल्कुल छोटा सा पोर्शन एक रेवोकेशन का सेपरेट से है, उसको भी देखेंगे उसमें क्या है। और लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपके आई कैप स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन, आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट मैं आप लोगों से भी सोल्व करवाऊँगा, उसमें केस स्टडीज भी शामिल होंगी। तो इस चीज़ को हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सेप्टेंस के बारे में। कल हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की। डेफिनेशन बिल्कुल भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन जो है, जब ऑफ़र की जाती है उसके बाद जो ऑफरी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के प्रोसेस को जो है वो हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। और इस एक्सेप्टेंस की उसके बाद हमने देखी थी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की किस तरह से हो सकती है। बिल्कुल वही तरीके हैं जो ऑफ़र के थे, बाय वर्ड, बाय स्पोकन वर्ड्स, बाय रिटन वर्ड्स और बाय एक्ट। सिंपल वही 3 तरीके उन्होंने थोड़ी मुश्किल से इंग्लिश में इधर लिख दी हैं। इधर जो लिखा है उसका मतलब भी यही है कि बाय वर्ड्स हो सकती है, बाय स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स हो सकती है, बाय एक्ट हो सकती है। ऐसा भी एक्ट जो ये शो कर रहा हो कि ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, उसका जो एक्ट का इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जैसा हो, तो वो भी जो है वो एक्सेप्टेंस जो कंसिडर होगी। एक्सेप्टेंस भी बिल्कुल उन्हीं तरीकों से, 3 तरीकों से हो सकती है। या तो आप वर्ड्स बोल के कह सकते हैं, या तो आप रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक्सेप्टेंस की, या फिर आप अपने एक्ट से जो है वो एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसी तरह हमने नोट देखा था कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप 2 दिन, अगर मेरी ऑफ़र, मैं आपको ऑफ़र देता हूँ आप 50,000 का मेरा लैपटॉप परचेज़ कर लें, अगर 2 दिन तक आपने इसका रिप्लाई ना किया तो मैं समझूंगा कि आपकी एक्सेप्टेंस हो गई है। इसको हम नेगेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं। ये नेगेटिव कन्फर्मेशन की फॉर्म में एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। इस तरह की कोई भी सिनेरियो, कोई भी एक्सेप्टेंस अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो सिंपल आप उधर नीचे लिख देंगे the acceptance is invalid, it is in the form of negative confirmation। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन की फॉर्म में एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। खामोशी एक एक्सेप्टेंस हो सकती है उस सूरत में अगर कोई एक्ट आपका वो एक्सेप्टेंस को जाहिर कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने चिंची की एग्जांपल ली। चिंची आपके सामने आकर रुकता है, आप उसे नहीं कहते कि मैंने कहाँ जाना है, आप चुप करके उस चिंची के अंदर बैठ जाते हैं, वो आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचा के रुकता है। उसके बाद आप उसको पैसे देते हैं और उससे उतर जाते हैं। आपने मुंह से बोल के, आपने अपने स्पोकन वर्ड से, आपने रिटन वर्ड से बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं की, आप बिल्कुल खामोश रहे, लेकिन जो आपका एक्ट था उस चिंची में बैठने का एक्ट, वो आपकी एक्सेप्टेंस को जाहिर कर रहा था। लेकिन जो मेयर खामोशी है, सिर्फ खामोशी जो है, वो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। आप इस तरह से किसी को नेगेटिव फॉर्म में एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते कि अगर आप 2 दिन, 2 घंटे, 2 साल अगर आप में मेरी ऑफर पे खामोश रहे तो इसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस कंसीडर किया जाएगा। इसको नेगेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं और इस फॉर्म में एक्सेप्टेंस आपकी जो है वो नहीं हो सकती। ये भी हमने कल चीज़ देखी थी। कल उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी थी। आज़म ने बाबर को अपनी एक बुक सेल की और उसने इस बुक सेल करने की ऑफ़र की। उसने कहा 5 दिन के अंदर अंदर आपने अगर रिप्लाई ना किया तो मैं कंसिडर करूँगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। ये नेगेटिव कन्फर्मेशन है। और अभी हमने बात की कि नेगेटिव फॉर्म में जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, चाहे वो 1 साल रिप्लाई ना करे, जितना मर्जी अरसा रिप्लाई ना करे। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि ये एक्सेप्टेंस है, अनलेस वो उसको खुद बताए कि मैंने आपकी जो है वो कबूल कर ली है ऑफ़र। उसके बाद हमने बात की थी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। कल हमने ऑफ़र पे जब बात की थी तो ऑफ़र की हमने देखा था कम्युनिकेशन ऑफ़र की कब कंप्लीट होती है। ऑफ़र की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाती है वो बात। हम अपने रूम में आराम से बैठे किसी का भी नाम लेके ये नहीं कह सकते मैंने फ़लाँ शख्स को ऑफ़र कर दिया, अब उसने सुनी है या नहीं सुनी, आप अकेले ही बोले जा रहे हैं। तो इस तरह की बिल्कुल भी कोई ऑफ़र नहीं होगी अनलेस तो उसको कम्युनिकेट ना हो जाए। जब तक उसको वो ऑफ़र किसी भी फॉर्म में, मैसेज में, लेटर में या आप स्पोकन वर्ड्स में अपने किसी एक्ट से उसको जब तक कम्युनिकेट नहीं कर देते ऑफ़र, तब तक उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। एक्सेप्टेंस के केस में हम 2 तरीक़ों से जो है वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही होती है, एक प्रपोज़र के लिहाज से, एक एक्सेप्टर के लिहाज से। हम ये 2 तरीके क्यों देखते हैं, इसलिए इस वजह से देखते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि जब अगर हमने ऑफ़र करने के बाद इसको रिवोक भी करना पड़े तो कब कब हम उस ऑफ़र को रिवोक कर सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट के अंदर हम 2 सिनेरियोज देखते हैं। एक ऑफर के लिहाज से, जिसने ऑफ़र की है उसके लिहाज से उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। ऑफर के लिहाज से उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट करती जाती है, यानी कि एक्सेप्टर की पावर से बाहर चली जाती है चीज़, तो ऑफर के लिहाज से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल लेटर की हमने एग्जांपल ली। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लेटर लिख के कोई ऑफ़र की है, ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट हो गई है, तो ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफर के लिहाज से कब कंप्लीट होगी, जब वो लेटर पकड़ के पोस्ट कर देगा। जैसे उसने लेटर पोस्ट कर दिया, अभी चाहे ऑफर को मिला है नहीं मिला, जिस दिन उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया वो एक्सेप्टर की पावर से बाहर चला गया, अपने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में उसने उसको पुट कर दिया। ऑफर के लिहाज से जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑफर उसको नहीं रोक सकता। ऑफर अगर उसके फ़ोन करके कहता है मैं अपनी ऑफ़र ख़त्म कर रहा हूँ, वो कहेगा सर मैंने तो जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है वो तो पोस्ट कर दिया है, उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर वो उसको उस वक्त रिवोक कर सकता है। एक्सेप्टर कब तक उसको रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टर तब तक उसको रिवोक कर सकता है जब तक वो ऑफर को मौसूल ना हो गया हो। तो एक्सेप्टर के लिहाज से कम्युनिकेशन जो है उस एक्सेप्टेंस लेटर की तब कंप्लीट होती है। एक्सेप्टर का मतलब यानी कि ऑफरी, जिसको ऑफ़र दी गई है, जो प्रोमिसी है, जो प्रोमिस कर रहा है, उसी को एक्सेप्टर भी कहते हैं, जो लेटर एक्सेप्ट करने वाला है। उसके लिहाज से
उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब प्रपोजर के नॉलेज में आ जाती है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा हम इसको देख रहे हैं। इसी तरह हम दोबारा से कल इसकी एग्जांपल डिस्कस की थी, उसको देखते हैं। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर ₹100,000। 1,00,000 रुपये में अदील ने ऑफ़र की लेटर के ज़रिए काशिफ को अपनी वैन बेचने की। द लेटर रीच काशिफ ऑन 8 मार्च। 8 मार्च को वो लेटर काशिफ को मिला। काशिफ एक्सेप्ट बाय अ लेटर सेंट बाय अ पोस्ट। जो काशिफ ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया वो भी पोस्ट के ज़रिए किया। उसने 9 मार्च को वो लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर जो है वो काशिफ को 8 मार्च को मिला था, 9 मार्च को उसने एक्सेप्टेंस का लेटर भी पोस्ट कर दिया। तो लेटर जो है वो अदील को 11 मार्च को मिला, एक्सेप्टेंस का लेटर। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? हमने बात की प्रपोजर कौन है, ऑफर कौन है, अदील है। अदील ऑफर कर रहा है, तो अदील के लिहाज से कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में कब पुट किया उसने 9 मार्च को उसने पोस्ट कर दिया उस लेटर को। काशिफ एक्सेप्ट्स बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। 9 मार्च को उसने वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दिया। अब काशिफ की पावर से ये लेटर जो है वो बाहर चला गया। तो 9 मार्च को काशिफ अदील के लिहाज से उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन काशिफ के पास अभी भी पावर है उस लेटर को रोकने की। वो कॉल करके काशिफ को अदील को कह सकता है कि भाई मैं जो है वो एक्सेप्टेंस भेज चुका हूँ, आपको मिलेगी 2-3 दिन में, लेकिन अभी मैं उसको रिवोक कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सेप्टेंस को ख़त्म कर रहा हूँ। तो उसके लिहाज से एक्सेप्टर के लिहाज से कब कंप्लीट हो गई? जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगी। और इस सिनेरियो में लेटर अदील को 11 मार्च को मिला है। 11 मार्च को अदील के नॉलेज में ये बात आ गई कि उसने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की 11 मार्च को कंप्लीट हो गई। इसी तरह उसने लिखा हुआ है एज अगेंस्ट अदील के लिहाज से when the letter is posted, जब लेटर पोस्ट किया गया 9 मार्च को, अदील के लिहाज से, ऑफर के लिहाज से उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। और काशिफ के लिहाज से जब लेटर वो अदील को रिसीव हुआ 11 मार्च को, तब उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। ये एग्जांपल, ये तीनों चीज़ें ये हम सारी कल देख चुके हैं। ये थोड़ी थोड़ी इनकी रिवीजन थी ताकि जो आपके जहन में थोड़ी थोड़ी कच्ची बातें हैं उनको पक्का किया जा सके, आपके कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इन चीज़ों को आप एक बार दोबारा पढ़ लें यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम चलते हैं अपना जो आज का न्यू टॉपिक है, मेन चीज़ है, उसकी तरफ। आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है कंडीशंस फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, जैसे एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। पहले ये एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस के नाम से हेडिंग हुआ करती थी आपके पुरानी बुक में, यानी कि ये चीज़ें एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी हैं, ये उसके जो है ज़रूरी हिस्से हैं। जिस तरह हमने ऑफ़र की एसेंशियल्स की भी बात की, ऑफ़र शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, आप खुद को ऑफ़र नहीं दे सकते, इस तरह की चीज़ों की हमने बात की। बिल्कुल उसी तरह की चीज़ों की हम एक्सेप्टेंस में बात करेंगे। हमने ऑफ़र में देखा था कि ऑफ़र जो है वो कंडीशनल हो सकती है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो साथ कम्युनिकेट करना लाजमी है। और उन जो एक्सेप्टर है वो जब एक्सेप्ट करेगा तो वो उसको कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल नहीं हो सकती। जो एक्सेप्टेंस है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब अनकंडीशनल ही होता है। तो अनकंडीशनल जो है वो एक्सेप्टेंस को होना चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है वो कंडीशनल नहीं हो सकती। कंडीशनल एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर बी को ऑफ़र करते हैं कि मैं आपकी जो है वो कार 20 लाख रुपए में ख़रीदना चाहता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफ़र की, मैं आपकी कार 20 लाख रुपए में ख़रीदना चाहता हूँ। मिस्टर बी कहता है ठीक है, मैं आपको अपनी कार 20 लाख में बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इस आपको कार बेचने के पास मेरे पास कोई सवारी नहीं बचेगी, तो बदले में आपने मुझे 20 लाख के साथ एक मोटर बाइक भी देनी है। तो ये तो एक किस्म की काउंटर ऑफर होगी। जब हम पीछे काउंटर ऑफर में बात करके आए हैं, उसने जो एक्सेप्टेंस है उस पर कंडीशन लगा दी। एक्सेप्टेंस पे जब कंडीशन लगा देता है वो एक किस्म की काउंटर ऑफर बन जाती है। तो एक्सेप्टेंस पे कंडीशन लगा दी तो जो उसकी ऑफ़र थी, जो मिस्टर ए की ऑफ़र थी, वो उस वक्त लैप्स कर गई। और ये जो एक्सेप्टेंस है ये इसकी वैलिड एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल, बगैर किसी भी कंडीशन के उसने ऑफ़र की जो बातें आपको कही हैं वो अगर आपने हू बहू एक्सेप्ट कर ली, बगैर किसी कंडीशन के एक्सेप्ट कर ली, तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस बन जाएगी। अगर आप अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस के साथ कोई भी कंडीशन
कंडीशन लगा देंगे तो वो एक्सेप्टेंस इनवैलिड होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। इसी तरह के एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर जैकी ऑफर्ड मिस्टर चैन टू बाय चेन्स कार। जो मिस्टर चेन है उनकी कार ख़रीदने की ऑफ़र की है मिस्टर जैकी ने 2 मिलियन रुपीज़ की। मिस्टर चेन ने वो एक्सेप्ट कर ली ऑफ़र। मिस्टर चेन एक्सेप्टेड द ऑफ़र saying that Mr. Jackie has to provide him 1.5 million rupees in case की जगह यहाँ पे in cash लिखा होना चाहिए था। 1.5 million rupees in cash with a bike costing 0.5 million। यानी उसने कहा ठीक है मैं 2 मिलियन की कार आपको बेचने को तैयार हूँ, मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 1.5 मिलियन जो है वो कैश में चाहिए और 0.5 मिलियन की मुझे एक बाइक चाहिए। तो उसने जो है एक्सेप्टेंस पे कंडीशन लगा दी, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ना ही ये कभी प्रॉमिस बनेगा या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि प्रॉमिस में जो है ऑफर्स एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो जाएगी। क्यों इनवैलिड हो जाएगी? क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी है। अगर ऑफर के लिहाज से देखा जाए तो ये उसने एक किस्म की काउंटर ऑफर कर दी है। ऑफर वो जो है ओरिजिनल वाली वो लैप्स हो जाएगी। तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर वो एक्सेप्टेंस के बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताएं वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, तो आप एक्सेप्टेंस के लिहाज से जवाब देंगे। अगर वो ऑफ़र के बारे में पूछ रहा है तो बताएं कि ऑफ़र टर्मिनेट हुई है कि नहीं हुई, ऑफ़र ख़त्म हुई है कि नहीं हुई, तो आप बताएंगे जो ऑफ़र ये काउंटर ऑफ़र जो उसने की है उसकी वजह से जो मेन ऑफ़र है वो टर्मिनेट हो गई है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो फिलहाल हम एक्सेप्टेंस के हवाले से अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, तो हम एक्सेप्टेंस के हवाले से ही इसके आंसर को देखते हैं। दिस इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एज एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। उसके बाद जो आपके स्टडी टेक्स्ट में उसने एग्जांपल दी हुई है उसमें है लैला ऑफर्ड मारिया हर स्कूटर फॉर कैश ऑफ 40,000। उसने 40,000 रुपये का जो अपना स्कूटर है वो ऑफ़र किया मारिया को। मारिया ने एक्सेप्ट कर ली ऑफ़र, लेकिन उसने 39,000 कैश में दिए और उसने प्रॉमिस किया कि मैं 1,000 शाम को दूंगी। तो उसने जो है वो कंडीशन लगा दी है, ऑफ़र के ऊपर कंडीशन लगा दी, एक्सेप्टेंस के ऊपर कंडीशन लगा दी है, जबकि उसने एक्सेप्टेंस एज इट इज़ ऑफ़र की करनी थी। एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो ये सिंपल सी बात थी। ये पहला एसेंशियल था, पहली कंडीशन थी वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। इसको आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद हम अपनी दूसरी कंडीशन देखते हैं। must be expressed in manner prescribed in proposal। प्रपोजल जो है उसमें जो मैनर एक्सेप्टेंस के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है उसी मैनर में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लेटर लिखा है, उसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपका जो है वो बाइक है वो 40,000 रुपीज़ की ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन जो आपने इसकी एक्सेप्टेंस का रिप्लाई है वो आपने मुझे लेटर की फॉर्म में ही करना है। तो आपके लिए लाजमी होगा कि आप उसको लेटर की फॉर्म में ही रिप्लाई करें। जैसे एक्सेप्टेंस का मेथड ऑफ़र में डिस्क्राइब किया गया है, बिल्कुल उसी मेथड पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि आपने मुझे ईमेल की फॉर्म में रिप्लाई करना है तो आप ईमेल की फॉर्म में रिप्लाई करेंगे। अगर मैं आपको कहता हूं आपने मुझे एसएमएस के थ्रू रिप्लाई करना है, आप मुझे एसएमएस के थ्रू रिप्लाई करेंगे। अगर मैं आपको कहता हूं आपने मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट, जो मैनर ऑफ़र में प्रिस्क्राइब्ड है उसी मैनर के मुताबिक उसी तरीके से आप उसका रिप्लाई देंगे, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एम डिस्क्राइब्ड इन ऑफर टू मिस्टर बी दैट रिप्लाई शुड बी थ्रू ईमेल। अब मिस्टर एम ने मिस्टर बी को कोई ऑफर दी होगी और उसने कहा कि रिप्लाई जो है वो ईमेल के थ्रू होना चाहिए। मिस्टर बी कैन नॉट रिप्लाई थ्रू लेटर और अदर मीन। तो मिस्टर बी के लिए लाजमी है कि वो ईमेल के ज़रिए ही रिप्लाई करे, ना वो लेटर के ज़रिए रिप्लाई कर सकता है, ना ही किसी और सोर्स के ज़रिए रिप्लाई कर सकता है। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है, एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अब इसी एग्जांपल का देखें। मिस्टर एम ने कहा मिस्टर बी को कि आपने मुझे रिप्लाई ईमेल में करना है। फ़र्ज़ करें मिस्टर बी ने लेटर में उसका रिप्लाई कर दिया। मिस्टर बी ने उसका रिप्लाई लेटर में कर दिया, जबकि मिस्टर एम ने उसको कहा था कि आपने मेरा रिप्लाई जो है वो ईमेल के थ्रू करना है।
लेकिन जब उसने लेटर में रिप्लाई कर दिया, अब मिस्टर एम की क्या जिम्मेदारी बनती है? जैसे ही मिस्टर एम को रिप्लाई रिसीव हुआ, मिस्टर एम मिस्टर बी को फ़ोन करें, मिस्टर बी को कहें भाई आपको मैंने ये बात बताई थी कि मुझे जो है वो रिप्लाई ईमेल में चाहिए, लेकिन आपने मुझे लेटर में रिप्लाई किया, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करता हूँ। या फिर वो कहे भाई आप ईमेल मुझे दोबारा लिख के सेंड करें, फिर मैं समझूंगा कि एक्सेप्टेंस वैलिड है, आप मुझे ईमेल में लिख के सेंड करें, फिर तो बात ठीक है, समझ में आती है। मिस्टर एम के पास बिल्कुल ये राइट है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर दे क्योंकि उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो ही इनवैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, या फिर वो उसको कह दे कि आप चलें ईमेल में कर दें, मैं आपको अभी एक और मौका देता हूँ, ईमेल में आप मुझे लिख के इसका रिप्लाई कर दें। ये जनरल सी बात है, ईमेल में आप मुझे रिप्लाई कर दें तो मैं आपकी एक्सेप्टेंस को कबूल कर लूँगा। लेकिन जैसे मिस्टर बी ने जब लेटर में रिप्लाई किया था, मिस्टर एम ने कहा कि ईमेल के थ्रू रिप्लाई करना है, मिस्टर बी ने लेटर के थ्रू रिप्लाई कर दिया, मिस्टर एम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। एक रीज़नेबल टाइम गुजर गया, मिस्टर एम ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो कंसीडर किया जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड हो चुकी है। इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट करें, दोबारा से इस बात को हम देखते हैं। हमारे प्रोविजन क्या कहती है हमें लॉ की, कि जो जिस मैनर में ऑफर में उसने एक्सेप्टेंस को डिमांड किया हुआ है उसी मैनर में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उसने कहा है कि भाई लेटर में जो है, लेटर की फॉर्म में मुझे आपका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, एक्सेप्टेंस आपने लेटर के थ्रू करनी है, तो लाजमी है कि लेटर के थ्रू करें। अगर लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं करते तो जो ऑफर है जिसको आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, जिसने ऑफ़र की थी, जिसकी आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, वो आपको कॉल करके या आपको किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करके कह सकता है कि भाई आपकी एक्सेप्टेंस इनवैलिड है, आप मुझे ईमेल के थ्रू ही जो या लेटर जिसके थ्रू मैंने आपको कहा है आपने एक्सेप्टेंस करनी है उसके थ्रू ही एक्सेप्टेंस करें तो ही मैं कंप्लीट करूँगा, या आपकी ये इनवैलिड एक्सेप्टेंस की वजह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ही सिरे से ख़त्म कर दे, तो ये भी उसके हाथ में है। लेकिन अगर वो उसको जो किसी और सोर्स से, किसी और मीन से जो उसको एक्सेप्टेंस की गई है उसका वो कोई रिप्लाई ही नहीं करता, ना एक्सेप्टेंस का ना रिजेक्शन का कोई रिप्लाई नहीं करता, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है वो हो चुकी है। एक बार फिर आखिरी बार बताता हूँ मैं आपको पूरा सिनेरियो। जो एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल उसी मैनर में होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे ऑफर में ऑफरर ने डिस्क्राइब किया है कि फॉर एग्जांपल अगर लेटर से कहा है उसने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर से चाहिए तो लेटर से चाहिए, तो अगर लेटर के अलावा किसी और सोर्स से आप उसकी एक्सेप्टेंस बेचेंगे तो ऑफरर के पास एक राइट है, एक हक है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर दे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, या फिर वो आपको एक और मौका दे कि आप मुझे जो है वो एक्सेप्टेंस ईमेल में लिख के, लेटर में लिख के सेंड करें, तो फिर मैं आपके एक्सेप्टेंस को वैलिड कंसीडर करूंगा। लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं करता, वो कुछ भी नहीं कहता, रिप्लाई में कोई बात नहीं कहता, तो फिर एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड कंसीडर होगी। इस हवाले से जो प्रोविजन हमारे जो बुक में लिखी हुई है वो है, इफ़ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। अगर प्रपोजल ने जो हमारा ऑफरर है उसने ऑफर में कोई मैनर डिस्क्राइब किया है कि इस मैनर में आपने इसको एक्सेप्ट करना है, और उस मैनर में उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर या तो प्रपोजल एक रीज़नेबल टाइम के अंदर, रीज़नेबल टाइम का क्या मतलब है, आजकल तो जो है वो मोबाइल्स का दौर है, जैसे ही एक मैसेज आता है फ़ौरन बंदा रिप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को ऑफ़र दी है, एक्सेप्टेंस जो है वो उसने डिमांड की थी लेटर में, आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दी है ईमेल में, ईमेल में आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, सॉरी उसने ईमेल में डिमांड की थी, आपने उसको लेटर में एक्सेप्टेंस दे दी है फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन। आगे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, तो ये रीजनेबल पर्सन सोच सकता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो सैटरडे संडे को रिप्लाई करेगा, लेकिन वो मंडे को तो ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो सैटरडे गुजर जाता है, संडे गुजर जाता है, मंडे का पूरा दिन भी गुजर जाता है, मंडे को भी पूरा दिन कोई रिप्लाई नहीं आता, तो एक रीज़नेबल टाइम गुजर चुका है, उसने कोई भी रिप्लाई आपको नहीं किया है। वो कोई कॉल करके आपको इंसिस्ट कर सकता था कि भाई नहीं मुझे जो परफॉर्मेंस है वो उसी तरीके से चाहिए जो तरीका मैंने ऑफर में डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये हम निकालेंगे कि उसने जो है प्रपोजल उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस वैलिड हो चुकी है।
यही बात इसने लिखी हुई है। अगर तो वो प्रिस्क्राइब मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं है जिस मैनर में होनी चाहिए थी, द प्रपोजर में विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम, जब तक उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई थी, इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, वो उसको फ़ोन करके इंसिस्ट कर सकता है या किसी भी तरह से उसको कम्युनिकेट करके इंसिस्ट कर सकता है कि जो प्रिस्क्राइब मैनर मैंने आपको ऑफ़र लेटर में प्रिस्क्राइब किया था, जो मैनर, उसी मैनर में जो है वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इसके अलावा मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, वो उसको इंसिस्ट नहीं करता, एक्सेप्टेंस को इंसिस्ट नहीं करता, वो फेल हो जाता है कोई भी रिप्लाई करने में, तो फिर हम समझेंगे कि एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड है, वो जो उस हमारी एक्सेप्टेंस थी उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है, फिर ये चीज़ कंसिडर की जाएगी। इसके हवाले से हम एक एग्जांपल देखते हैं। आज़म मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय पोस्ट ओनली। आज़म ने बाबर को ऑफ़र की और उसने कहा भाई आपने एक्सेप्टेंस सिर्फ पोस्ट के थ्रू करनी है। उसने फैक्स के थ्रू जो है वो एक्सेप्टेंस कर ली। बाबर सेंट हिम हिज एक्सेप्टेंस बाय फैक्स अंडर एक्नॉलेजमेंट। आज़म डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ लेटर टू बी सेंट। आज़म ने उसको बाद में बिल्कुल इंसिस्ट नहीं किया कि जो है लेटर वो आप लेटर के थ्रू में ही जो पोस्ट के थ्रू है उसी थ्रू पोस्ट का जो सोर्स है उसी थ्रू आप मुझे एक्सेप्टेंस सेंड करो। उसने बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं की। आप बाबर डिड नॉट सेंड एनी लेटर, बाबर ने लेटर कोई भी सेंड नहीं किया। दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आज़म एंड बाबर इज़ वैलिड। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आज़म एंड बाबर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आज़म और बाबर के बीच, क्योंकि उसने किसी भी किस्म का कोई भी इंसिस्ट नहीं किया। अगर वो इंसिस्ट कर लेता तो फिर जो वो कहता वही उसको करना पड़ना था। वो कहता कि भाई आप एक्सेप्टेंस जो है वो लेटर के थ्रू ही भेजो, पोस्ट के थ्रू ही भेजो, तो उसे पोस्ट के थ्रू भेजनी पड़नी थी। या वो कहता कि भाई आपने की जो एक्सेप्टेंस है वो इनवैलिड है, उसको मैं वैलिड कंसिडर नहीं करता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाना था। ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट था जो इस कंसेप्ट है, इसको आप देखें वीडियो को पॉज करके, इसको आप पढ़ लें, थोड़ा सा इस एग्जांपल को पढ़ लें, चीज़ें साथ साथ देखें, मिलाएं, ऊपर से नीचे एक चीज़ से दूसरी चीज़ मिलाएं, तो देखें आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट, हमने ये बात की कि जिस तरह से ऑफ़र में प्रिस्क्राइब किया हुआ है मैनर, उस तरह से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑफ़र में मैनर प्रिस्क्राइब ही नहीं किया हुआ तो किस तरह से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए? तो एक रीज़नेबल तरीके से जो है वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये जो मैं अब एग्जांपल देने लगा हूँ इसका इससे कॉन्ट्रैक्ट टेक्स्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह की एग्जांपल आ भी नहीं सकती। ये मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक जो लड़का है वो किसी लड़की के घर, उसके घर वाले रिश्ता लेके जाते हैं, तो सारी बात वगैरह होती है। उसके बाद लड़की वाले कहते हैं हम आपस में मशवरा करके सोच के लड़के के बारे में बता देंगे। उसके बाद वो जो लड़का है उसको वो ना करते हैं ईमेल के थ्रू। वो ईमेल एक लड़के को कर देते हैं जिसमें लिखा होता है आपकी शक्ल ही हमें पसंद नहीं आई, या कोई भी ये मसला है जिसकी वजह से हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, वो ईमेल लिख देते हैं। क्या पता ये कोई लॉजिकल या रीज़नेबल तरीका नहीं है। वो लड़का ईमेल उसने कभी ज़िंदगी में चलाया ही नहीं। आप लोगों का राब्ता फ़ोन पे हुआ, कॉल पे आप लोगों की बात हुई, फ़ेस टू फेस आप लोगों की मुलाकात हुई, सारी बातें फ़ेस टू फेस हुई। या तो आप उसको कॉल पे ना कर दें या आप उसको फ़ेस टू फेस ना कर दें। ये ईमेल का जो ज़रिया है इस मामले में, ये कोई रीज़नेबल बंदा अगर आप सोचें कि ईमेल के थ्रू उन्होंने ना किया तो ये बिल्कुल भी रीज़नेबल तरीका नहीं लगेगा। आप सोच के ही ये चीज़ बता सकते हैं कि ये एक रीज़नेबल तरीका नहीं है। उसने सदियों से ईमेल कभी अपनी ईमेल आईडी ऑन ही नहीं की, जीमेल्स में अपनी जो मेल्स हैं वो कभी चेक ही नहीं की। उसने ईमेल ही सिर्फ अपना इस मकसद के लिए बनाया हुआ है कि मेरी जो गूगल है वो चल जाए, मेरी यूट्यूब चल जाए। उसने कभी ज़िंदगी में ईमेल्स चेक ही नहीं की। जो रीज़नेबल तरीका है, रीज़नेबल तरीके से अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं है, ऑफर ने कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो रीज़नेबल तरीके के साथ आपने उसका जवाब देना है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी जो सही टेक्स्ट है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आज़म वाज एक्सपेक्टिंग रिप्लाई बाय ईमेल।
वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ईमेल जो है वो ईमेल के ज़रिए जो है वो रिप्लाई आएगा, लेकिन उसने अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो अपनी ऑफ़र की थी, उस पर किसी किस्म की इस तरह की कोई बात नहीं की थी। उसके जहन में ये बात थी कि भाई मुझे ईमेल के ज़रिए ही रिप्लाई आएगा, लेकिन उसने अपनी जो कम्युनिकेशन की थी उसमें ये बात नहीं लिखी थी कि ईमेल के ज़रिए आपने रिप्लाई करना है। आज़म वाज एक्सपेक्टिंग रिप्लाई बाय ईमेल बट डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बाबर सेंड द एक्सेप्टेंस बाय लेटर। लेकिन बाबर ने लेटर के ज़रिए एक्सेप्टेंस सेंड कर दी। क्यों सेंड की? बीइंग कस्टमरी प्रैक्टिस इन देयर ट्रेड, ये जो उनकी ट्रेड है, ये जो उनकी तजारत है, इसमें जो रवायत है, आम रवायत है कि लेटर के ज़रिए कम्युनिकेशन की जाती है, इस वजह से उसने जो है वो कम्युनिकेशन लेटर के ज़रिए सेंड कर दी। तो ये बिल्कुल एक रीज़नेबल तरीका है। ये कोई भी रीज़नेबल पर्सन देख के बता सकता है कि भाई ये तो अपना यूजुअल काम जितने भी कम्युनिकेशन करते हैं वो सारी लेटर के ज़रिए करते हैं। तो इसमें कोई मज़ाक़ खेज़ बात नहीं है कि उसने जो है इसकी एक्सेप्टेंस भी लेटर के ज़रिए कर दी है, जबकि जो ऑफर है उसने कोई भी मेथड जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया था। अब अपने जहन में वो जो मर्ज़ी बातें सोच के बैठा हो, मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई आएगा, मुझे ईमेल पर रिप्लाई आएगा, वो एक अलग चीज़ है। जो मर्ज़ी सोच के बैठा हो वो उसकी सोच के मुताबिक ना ही कोई इंसान उसकी सोच पढ़ सकता है। जो मेथड रीज़नेबल है उसके थ्रू अगर कोई भी किसी किस्म की ऑफर ने शर्त नहीं रखी कि इस मेथड के थ्रू आपने रिप्लाई करना है, तो कोई रीज़नेबल जो रीज़नेबल मेथड हो, रीज़नेबल होना चाहिए, लाजमी है। जिस तरह यहाँ पे वो क्वेश्चन में इंडिकेशन दे रहा है रीज़नेबल मेथड की, किस तरह दे रहा है, बीइंग कस्टमरी प्रैक्टिस इन द ट्रेड। इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आपको आएगा आई कैब में, आपके पेपर में, वो इस तरह की कोई आपको इशारा देगा जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है ये एक रीज़नेबल मेथड है, ये रोज़मर्रा का उनका काम है, वो इसी तरीके से रिप्लाई करते हैं। तो इस वजह से ये एक्सेप्टेंस वैलिड है। आपने परेशान नहीं होना कि हमें उधर जाके सोचना पड़ जाएगा कि भाई ये रीज़नेबल मेथड है कि नहीं, हम कौन सी कैलकुलेशन करके, कौन सी प्रोबेबिलिटीज निकाल के ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि भाई रीज़नेबल मेथड है कि नहीं। वो इस तरह की इंडिकेशन बिल्कुल आपको क्वेश्चन में देगा, जिससे आपको देखते ही किसी भी रीज़नेबल पर्सन को साफ पता चल रहा होगा कि ये एक रीज़नेबल मेथड है। ये थे इसके एसेंशियल्स। इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं एसेंशियल्स के साथ। द ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। जो ऑफरी है, जिसको ऑफर की जा रही है, ऑब्वियसली उसको ऑफर कम्युनिकेट होगी तो हमारी ऑफर पूरी होगी, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा तो हमारा प्रॉमिस बनेगा, उसके बाद वो जाके बाद एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगी। अब हमारी ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट हुई नहीं है। जब ऑफ़र ही नहीं हुई, जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वही हमारा गलत है, तो हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या क्या एग्रीमेंट बनेगा? ऑफरी मस्ट बी अवेयर ऑफ अ प्रपोजल, अदरवाइज द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। इसकी मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक रोड पे चल रहे हैं, आपको वहाँ से कोई एक पर्स मिलता है, किसी का वॉलेट मिलता है आपको। वो वॉलेट आप उठाते हैं, उसमें उस बंदे का आईडी कार्ड है, उसका जो पता है वो लिखा हुआ है। आप उसके घर तक जाते हैं, उसे वो वॉलेट जाके पकड़ाने लगते हैं। जैसे आप उसको वो वॉलेट देते हैं तो आपको पता चलता है, कोई साथ वाला इंसान आपको बताता है कि भाई इसने तो 10,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था, इसमें बहुत कीमती चीज़ें थी इसकी, जो वॉलेट ढूंढ के देगा उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। अब आप उसको कहते हैं भाई 10,000 रुपये दो, मैंने आपकी एक्सेप्टेंस कर ली है। ये बिल्कुल ही अनवैलिड जो है वो एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि आपको ऑफ़र का पता ही नहीं था, ऑफ़र आप तक कम्युनिकेट हुई नहीं थी। उसने चाहे मस्जिद में ऐलान करवा दिया, लेकिन आपने तो वो बात को सुना ही नहीं था। ऑफ़र जब तक आप तक कम्युनिकेट नहीं होगी, ऑफ़र की कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? आप कमरे में बैठ के किसी को भी ऐसे बोल के ऑफ़र नहीं कर सकते। किसी ने सुनी नहीं, आपने कहा भाई मैंने ऑफ़र कर दिया, मैंने अपने दोस्त को ऑफ़र कर दिया, मैं रूम में बैठा हुआ था अकेला, तो मैंने बोला था, मेरे दोस्त ने सुना नहीं सुना ये अलग बात है, लेकिन मैंने ऑफ़र कर दिया। इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक ऑफ़र उसको कम्युनिकेट नहीं हो जाएगी, उसके कान तक पूरी पहुंच नहीं जाएगी, तब तक वो ऑफ़र नहीं होगी। और तब तक जब वो जो एक्सेप्टेंस करेगा, विदाउट ऑफ़र एक्सेप्टेंस करेगा, ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेंस भी इनवैलिड होगी, क्योंकि वो ऑफ़र ही ठीक नहीं है। तो अगर कोई एक्सेप्टेंस इस तरह करता है कि ऑफ़र उसे कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो किसी किस्म की भी कोई भी एक्सेप्टेंस इस हवाले से नहीं हो सकती। इसमें जो एग्जांपल है आपके स्टडी टेक्स्ट में वो देख लेते हैं। आज़म ऑफर्ड अ रिवार्ड फॉर एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। उसका जो डॉग है, कुत्ता है, वो गुम हो गया। उसने ऐलान करवा दिए, कहीं मस्जिद में ऐलान करवा दिया, किसी भी तरह से कोई इश्तिहार लगा दिया, उसने ऑफ़र कर दिया। अच्छा, ऑफ़र की मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक पॉइंट बताता चलूँ
ऑफ़र बहुत सारी किस्म की हो सकती हैं। ऑफ़र आप एक इंसान को दे सकते हो, आप 2 इंसान को दे सकते हो, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को दे सकते हो, और आप सब लोगों को भी दे सकते हो। पब्लिक ऑफ़र, जो पब्लिक को दे दी जाए, आम लोगों को दे दी जाए, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसका नाम होता है पब्लिक ऑफ़र, जो सबके लिए ही होती है। वो कोई भी सुन ले, जिसने वो सुन ली, जिस तक वो कम्युनिकेट होगी, वो ऑफ़र उस तक पहुंच गई और वो ऑफ़र वैलिड होगी, वो पब्लिक ऑफ़र होती है। फॉर एग्जांपल इश्तिहारात होते हैं, जिस तरह इश्तिहार के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ऑफ़र्स की जाती हैं। पूरी जो है वो पूरी कम्युनिटी को कंपनीज ऑफ़र कर रही होती हैं, लिमिटेड कंपनीज पब्लिक ऑफ़र कर रही होती हैं, शेयर्स की ऑफ़र कर रही होती हैं। हमारी पूरी पब्लिक को जो है वो ऑफ़र है कि हमारा जो कंपनी का शेयर है 2 रुपये का पर शेयर वो ख़रीद सकते हैं। सबको वो ऑफ़र इस तरह कर रहे होते हैं इश्तिहारों के ज़रिए। तो जो ज़्यादा लोगों को या पूरी पब्लिक को, सब लोगों को ऑफ़र की जाती है, पब्लिक को, आम आवाम को ऑफ़र की जाती है, उसको हम पब्लिक ऑफ़र कहते हैं। तो बात हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी। आज हम ऑफर्ड अ रिवार्ड फॉर एनीवन हु फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। उसका खोया हुआ जो कुत्ता है, उसको जो ढूंढ के लाएगा, उसको रिवार्ड दिया जाएगा, उसको एक ख़ास प्राइज़ दिया जाएगा। ये आज़म ने ऑफ़र कर दी। अब बाबर ने को ऑफ़र का नहीं पता था, लेकिन उसको कुत्ता मिला और उसने उसके मालिक तक पहुंचा दिया। बाबर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफ़र फाइंड्स एंड रिटर्न्स द डॉग। उसको ऑफ़र का नहीं पता था, ऑफ़र से वो नावाकिफ़ था, उसने वो कुत्ता पहुंचा दिया। अब जब वो कुत्ता पहुंचा दिया तो बाबर को जब पता चलेगा का कि इस पे इनाम था, तो वो उस रिवार्ड को क्लेम नहीं कर सकता लीगली। उस बंदे पे है, वो खुश होके उसको जो है वो रिवार्ड दे ना दे अलग बात है, लेकिन लीगल इसकी कोई हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफ़र जो है वो उस तक कम्युनिकेट ही नहीं हुई, ऑफ़र का उसको इल्म ही नहीं था जब उसने एक्सेप्टेंस की। जब उसने एक्सेप्टेंस की उस वक़्त जो है ऑफ़र जो हुई थी उसको इल्म ही नहीं था, जिसकी वजह से वो रिवार्ड किसी किस्म का भी क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद ये पॉइंट शायद आपको बुक में ना मिले, लेकिन ये आपके आगे जो है हम चीज़ें देखेंगे, 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें ये पॉइंट थोड़ा ज़रूरी है, तो इसको आप देख लें। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। क्या है जी? ऑफ़र, एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, अगर उसका ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है तो फिर वो वाइड होगा। यानी अनलॉफुल का मतलब गवर्नमेंट ने उस चीज़ के से ऑफ़र या एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट करने पे पाबंदी लगा रखी है। फॉर एग्जांपल आप चर्च की एग्जांपल लें, आप किसी को ऑफ़र करेंगे भाई मैं आपको चर्च बेचना चाहता हूँ, ये बिल्कुल वैलिड ऑफ़र नहीं है। क्यों? उसका ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। ना ये वैलिड ऑफ़र बन सकती है, ना ही वैलिड एक्सेप्टेंस बन सकती है, ना ही ये कोई वैलिड इसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर गवर्नमेंट ने चाहे किसी भी चीज़ पर, गवर्नमेंट ने मछलियाँ देखी, मछलियाँ जो है हम खाते हैं, गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे पास जो है मछलियाँ कम हो रही हैं, वो मछलियों के सेल परचेज पे पाबंदी लगा दे। अब जिसने भी ऑफ़र एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑफ़र की, एक मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मछली ख़रीदने की, लेकिन जो है एक्सेप्टेंस से पहले ही जो है वो गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे बैन लगा दिया, उस चीज़ पे पाबंदी लगा दिया है, तो अब एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो जाएगी। तो अनलॉफुल अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये जनरल सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अनलॉफुल है उसकी जो है वो उसके हवाले से ऑफ़र एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं हो सकता, वो वाइड होगा। एक तो ऑब्जेक्ट ही दिखने में ही अनलॉफुल होता है, जैसे चर्स है, गांजा है, हीरोइन है, इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखने में ही, मतलब हम सबको पता है, किसी भी बंदे को पता है कि ये जो चर्स है ये बेचना, ये ड्रग्स हैं ये बेचना जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ हमें पता नहीं होता कि ये बैन है, लेकिन फिर वो इस केस में क्वेश्चन में वो बताता है कि भाई ये चीज़ गवर्नमेंट ने फ़लाँ डेट को ये बैन कर दी थी, इसकी सेल परचेज पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं उनको उनका कम से कम आपको पता होना चाहिए। ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जो है सेल परचेज करना बैन है। तो ये एक पॉइंट था। उसके बाद An offer cannot be accepted after it has been rejected or terminated। ये तो वही हम काउंटर ऑफर में बहुत लंबी बहस कर चुके हैं, लंबी बात कर चुके हैं काउंटर ऑफर में, कि क्या हम बात कर चुके हैं कि जो ऑफ़र है अगर एक बार उसने काउंटर ऑफर दे दी वो ऑफ़र ख़त्म होगी, अब वो ऑफ़र कभी भी ज़िंदा नहीं हो सकती, अब उसके हवाले से एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। यहाँ मैंने एग्जांपल उस वक्त क्या देखी थी, एक लैपटॉप 50,000 का लैपटॉप मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचने की जो है ऑफ़र की है। मिस्टर बी ने कहा मैं 45,000 दूंगा। तो जैसे ही उसने ये काउंटर ऑफ़र की 45,000 रुपीज़ वाली, जैसे ही उसने ये वाली काउंटर ऑफ़र की तो जो ओरिजिनल ऑफ़र थी
जो मेन ऑफर थी 50,000 वाली वो ख़त्म हो गई। अब उसने ये काउंटर ऑफर जो की है ये वैलिड हो गई। उसके बाद चाहे 2-3 मिनट की कन्वर्सेशन बाद वो फाइनल कह दे कि ठीक है मैं 50,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा जो ओरिजिनल ऑफर थी 50,000 वाली ऑफर थी वो किसी किस्म से ज़िंदा हो गई है। फिर वो जो इसकी 50,000 वाली बात होगी वो इट्सेल्फ एक ऑफ़र बन जाएगी, वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वो जो ओरिजिनल ऑफर थी वो स्टार्ट में उसने 50,000 की थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब किसी तरह से वो एक्सेप्ट या ज़िंदा नहीं हो सकती। एंड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर इट हैज़ बिन रिजेक्टेड और टर्मिनेटेड, या उसने वो ऑफ़र उस वक्त काउंटर ऑफ़र के बजाय ऑफ़र रिजेक्ट कर दी कि मैं आपका 50,000 में लैपटॉप ख़रीदना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद वो कहता है चलो ठीक है मैं आपका 50,000 में लैपटॉप ख़रीदना चाहता हूँ। ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये उसकी एक ऑफ़र होगी। अब वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे कि भाई मैंने पहले जब आपको ऑफ़र दी थी अब इसकी कीमत 5,000 रुपये बढ़ चुकी है, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल ऑफ़र थी 50,000 की, जब उसने एक बार रिजेक्ट कर दी तो वो जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह की हम एग्जांपल देखते हैं। आज़म ऑफर्स टू सेल 10 bags ऑफ राइस टू बाबर फॉर ₹2,000 बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस से पहले आज़म ने ऑफ़र की 10 बैग्स राइस के भेजने के बाबर को, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस से पहले ही लॉ ने सेल ऑफ राइस को बैन कर दिया। जब लॉ ने सेल ऑफ राइस को बैन कर दिया तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्वियसली ऑफर जो है वो उसी वक्त जिस वक्त ये बैन हुआ ये ऑफर टर्मिनेट होगी। द ऑफर टर्मिनेट्स एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जो टर्मिनेटेड ऑफर है, जो अनलॉफुल ऑफर्स हैं, जो रिजेक्टेड ऑफर्स हैं, वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी और ये पॉइंट्स थे, इनको आप एक दफ़ा पढ़ लें सबको इधर वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट जो है अपना वो देखते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। हमने अभी तक एक्सेप्टेंस के जो तरीके पढ़े, हमने देखा कि वो बाय वर्ड हो सकती है, बाय स्पोकन वर्ड हो सकती है, बाय रिटन वर्ड हो सकती है। 3 किस्म के जो है हमने तरीके देखे, बाय स्पोकन वर्ड्स, बाय रिटन वर्ड्स, और तीसरा हमने जो तरीका देखा वो था बाय एक्ट। वो जो बाय एक्ट का तरीका है ना, उसी की थोड़ी सी चीज़ को उसने इस कॉन्सेप्ट में आके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। बाय एक्ट किस तरह से बाय एक्ट हो सकता है, थोड़ी सी तो हम एग्जांपल्स भी देख आए हैं, हमें थोड़ी समझ भी है, तो इस कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। अगर आपने एक ऑफ़र दी है, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच है, वो कंडीशन वो परफॉर्म कर देता है, या उसकी कंसिडरेशन एक पार्टी रिसीव कर लेती है, वो आके आपको पैसे दे देता है, तो इसका मतलब हो जाता है ये एक्सेप्टेंस हो गई है। आपको ये बात अभी अच्छी तरह समझ नहीं आई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इसकी बात थोड़ी समझ आ जाएगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मैं आपका जो फ्रिज है वो 25,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। आप अगर मुझे फ्रिज बेचना चाहते हैं तो कल तक जो फ्रिज का स्टैंड है वो मेरे घर तक पहुँचा दें। फ्रिज का स्टैंड जो है मेरे घर तक पहुंचा दें। उसने ऑफ़र दी है, क्या ऑफ़र दी है? फ्रिज खरीदने की 25,000 रुपये की। लेकिन उसने साथ एक कंडीशन भी दे दी है। उसने कंडीशन दी है कि आप मेरा स्टैंड जो है ये फ्रिज का वो मेरे घर तक कल पहुंचा दें, अगर आप मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये एक कंडीशनल ऑफ़र है। तो अगर वो कल इस ऑफ़र के साथ वो ऑफ़र कंप्लीट नहीं करता, ना ही वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो सिंपल जो स्टैंड है वो फ्रिज का उसके घर तक पहुँचा आता है, तो ये बाई एक्ट बाई परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन जो है ये ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट कंसीडर की जाएगी, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। उसने उसे जाके नहीं कहा कि भाई मैंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं आपको ठीक है भाई मैं पहुंचा देता हूँ। उसने इस तरह का कुछ नहीं किया। उसने वो एक्ट इस तरह का कर दिया कि वो उसके साथ जो ऑफ़र के साथ कंडीशन अटैच थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसने जो है मेरी ऑफ़र जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये साफ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। बिल्कुल यही चीज़ इन्होंने इधर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लें, इसकी आपको समझ आ जाएगी। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है जो आपकी बुक में रही है? कामरान ऑफर्ड जमील 50 लैपटॉप्स फॉर ₹78,000। कामरान ने जमील को कहा कि भाई 50 लैपटॉप जो है वो बेचना चाहता हूँ 78,000 की कीमत पे। Each and said that if you agree you will have to deposit 10% by tomorrow in my bank account। अगर आप एग्री करते हैं तो 10% मेरे बैंक अकाउंट में जमा करा दें।
ये उसने साथ कंडीशन लगा दी है। अब कल को जो अगर जमील 10% बैंक में जमा कराएगा तो ये कॉमन सेंस की बात है, इतनी ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स बात नहीं है। साफ नज़र आ रहा है कि वो 10% अगर उसने अमाउंट अगले दिन उसके जो है 2 दिन के अंदर अंदर या अगले दिन जब तक उसने कहा हुआ है वो अमाउंट उसने उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा दी, तो ये उसके एक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो उसकी कंडीशन थी उसको फुलफ़िल करने से ही ये पता लग रहा है कि उसने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है ऑफ़र को, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। आल्दो उसने ना हाँ की है ना की है, किसी किस्म का कोई स्पोकन वर्ड्स कोई रिटन वर्ड्स की कन्वर्सेशन उनके दरमियान नहीं हुई है, लेकिन वो जो उसका एक्ट है वो कंसिडरेशन के साथ जो कंडीशन थी जो ऑफ़र के साथ जो कंडीशन थी वो फुलफ़िल करने की वजह से ये साफ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि उसने जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप रीडिंग करें, होपफुली आपको ये आसानी से समझ आ रहा होगा। एक से इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल से ये बिल्कुल ही क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको किसी किस्म की परेशानी आ रही है, नंबर मैं आपको अपना दे चुका हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट करके जो है वो इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की तरफ। हमने जितनी रेवोकेशन पर डिस्कशन कर ली है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है चीज़। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की हम बात पहले भी कर चुके हैं। An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is completed as against the acceptor, but not afterward. Revocation जो है वो acceptance की जो कंप्लीट एक्सेप्टर के लिहाज से कब होगी, जब उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ जो है ये हम अपनी जो है डिस्कस वो कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी अभी एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर 100,000 रुपीज़। अदील ने लेटर के ज़रिए ऑफ़र की काशिफ को अपनी जो है वो वैन बेचने की। लेटर रीच काशिफ ऑन 8 मार्च। 8 मार्च को जो है वो लेटर काशिफ को मिल गया। अब इसमें चीज़ क्या है, अदील ने ऑफ़र की एक लेटर के थ्रू काशिफ को कि भाई 1 लाख रुपए की आप मेरी वैन ख़रीद लें। 8 मार्च को वो जो लेटर है वो काशिफ को मिल गया। काशिफ ने लेटर को एक्सेप्ट किया और पोस्ट कर दिया 9 मार्च को। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ऑफरर के लिहाज से, प्रपोजर के लिहाज से वो कब कंप्लीट हो जाएगी, वो 9 मार्च को कंप्लीट हो जाएगी। हम ये पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है प्रपोजर के लिहाज से, ऑफरर के लिहाज से, जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दिया जाता है। प्रपोजर जो एक्सेप्टर है उसकी पावर से वो चीज़ निकल जाती है। नेक्स्ट डे काशिफ थॉट दैट अदील इज़ नॉट गुड एंड कॉल्ड अदील टू रिवोक द ऑफर. Adil had not received the letter of acceptance yet. Kashif can revoke his acceptance. जो प्रपोजर के लिहाज से एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजर के लिहाज से वो कब कंप्लीट होती है, इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले। जो एक्सेप्टर है उसके लिहाज से कब कंप्लीट होती है, जो एक्सेप्टर है उसके लिहाज से जो है वो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वो तब कर सकता है जब तक उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिहाज से कब कंप्लीट होती है, अभी हम बात करके आए हैं। एक्सेप्टर के लिहाज से उसकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो ऑफर के नॉलेज में आ जाती है, उसके बाद वो कंप्लीट नहीं हो सकती, उसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकती। जो एक्सेप्टर है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो है वो लेटर लिखा, मिस्टर बी ने वो लेटर पोस्ट कर दिया। अब मिस्टर बी एक्सेप्टर है, मिस्टर बी उसको कब तक रोक सकता है, जब तक वो लेटर मिस्टर ए को नहीं मिल गया एक्सेप्टेंस का लेटर, वो तब तक रोक सकता है, तब तक उसके लिहाज से जो है कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई है एक्सेप्टेंस की। वो उसको कॉल करके कह सकता है कि भाई मैंने लेटर पोस्ट कर दिया था लेकिन मैं रिवोक कर रहा हूँ, अगर आपको लेटर मिले तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, मैं अपनी जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कर रहा हूँ, उसको ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। उससे पहले लेटर मिलने से पहले वो इस चीज़ को रिवोक कर सकता है। ये थी प्रपोजल के एक्सेप्टर के लिहाज से जो इसकी रेवोकेशन थी। एक्सेप्टर कब रिवोक कर सकता है, पहले हमने चीज़ देखी थी ऑफरर कब रिवोक कर सकता है। ऑफरर तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। रेवोकेशन में भी हम इस बात को दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मतलब क्या है रेवोकेशन का। ये सिंपल सी बात है, रेवोकेशन का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को वापस ले लेना।
तो हम देख चुके हैं जो ऑफर है, ऑफर को कब रिमूव किया जा सकता है। प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहले किसी भी वक्त जो है वो ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ऑफरर के लिहाज से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? ऑफरर के लिहाज से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दिया जाता है, एक्सेप्टर की पावर से बाहर चला जाता है। जैसे ही उसने उस लेटर को पोस्ट किया, एक्सेप्टर की जो पहुंच है, जो एक्सेप्टर की पावर है, उससे वो बाहर चला गया। तो अब ऑफरर जो है, ऑफरर उसको रिवोक नहीं कर सकता। ऑफरर उसको कॉल करके कहेगा भाई मैं अपनी ऑफर ख़त्म करता हूँ, वो कहेगा आई एम सॉरी, मैं जो अपना लेटर है वो पोस्ट कर चुका हूँ, जो कम्युनिकेशन है उसकी आपके लिहाज से कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप उसको किसी तरह से रोक नहीं सकते। तो प्रपोजल जो है, ऑफरर जो है, वो कब तक अपना प्रपोजल रोक सकता है? जब तक उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो चुकी हो। जबकि जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर कब तक उसका जो है वो एक्सेप्टेंस अपनी रोक सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो गई हो एक्सेप्टर के लिहाज से। एक्सेप्टर के लिहाज से कब कंप्लीट होगी? उसने लेटर पोस्ट कर दिया लेकिन अभी ऑफरर को नहीं पता, तो जब तक वो लेटर ऑफरर को मिल नहीं था तब तक उसकी जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टर के लिहाज से वो कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ही वो लेटर उसको मिल जाएगा उस दिन कंप्लीट हो जाएगी, और उस दिन के बाद एक्सेप्टर जो है वो उसको रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका है, ये प्रॉमिस, ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। लेकिन उसको ऑफरर को मिलने से पहले पहले अगर उसने पोस्ट कर दिया, अभी ऑफरर को नहीं मिला, वो पहले ही उसको किसी भी तरह से रिवोक कर दे तो वो रिवोक कर सकता है। ये डिस्कशन, ये 2-3 चीज़ों की डिस्कशन है, ये हम कल से करते आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल में हम इन चीज़ों की डिस्कशन कर चुके हैं। इनकी आपको समझ आ चुकी होगी अब तक। एक इसको देखने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अदील ऑफर्स बाई लेटर टू सेल हिज हाउस टू काशिफ। अदील ने लेटर के ज़रिए काशिफ को अपना घर बेचने की ऑफ़र की। काशिफ ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और 4 मई को लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर अदील को 6 मई को मिल गया। अदील इसको कब रिवोक कर सकता है? अदील चूँकि ऑफरर है, ऑफरर इसको तब रिवोक कर सकता है जब उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी ना हुई हो। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? जब वो लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्टर की पावर से बाहर चला जाएगा। तो अदील मे रिवोक हिज ऑफर बिफोर काशिफ पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। 4 मई को उसने अपना एक्सेप्टेंस का जो लेटर है उसको पोस्ट किया, तो 4 मई तक जो काशिफ है वो उसकी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। उसके बाद वो उसको अपनी ऑफ़र को रिवोक नहीं कर सकता। तब तक वो उसकी ऑफ़र को रिवोक कर सकता है जब तक उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो एक्सेप्टर की पावर से बाहर चला जाता है, उसको पोस्ट कर दिया जाता है लेटर को। तो काशिफ जो है वो रिवोक कब कर सकता है? काशिफ जो कि एक्सेप्टर है, उसके लिहाज से कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी तब वो रिवोक कर सकता है। उसके लिहाज से कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब वो ऑफरर को उसका एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, उससे पहले पहले वो उसको रिवोक कर सकता है। काशिफ में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस अदील। जैसे कि इस केस में 6 मई को वो लेटर मिल गया, अदील तक पहुंचे, तो 6 मई से पहले पहले 6 मई तक जब तक उसको लेटर वो नहीं मिला तब तक वो उसको रिवोक कर सकता है। ये एक किस्म की आप लोगों की रेवोकेशन की रिवीजन होगी जो पीछे हम चीज़ें पढ़ते आए हैं। तो कम्युनिकेशन की बात करें, ये भी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की तरह बाई वर्ड्स हो सकती है, बाई स्पोकन वर्ड्स या हैं, बाई रिटन वर्ड्स हैं, और इसके अलावा बाई एक्ट भी हो सकती है। उसने मुश्किल सी इंग्लिश बना के लिखी हुई है, बिल्कुल यही चीज़ है, उसका मतलब बिल्कुल यही है। जिस तरह से ऑफ़र की कम्युनिकेशन हो सकती है, जिस तरह से एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो सकती है, जिस तरह से उसकी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन बिल्कुल उसी तरह से हो सकती है। इनके अलावा कोई भी तरीका नहीं है भाई कम्युनिकेशन करने का। वो जो मर्ज़ी लिखता रहे, टांगे नीचे सर ऊपर करके, सर नीचे टांगे ऊपर करके, कम्युनिकेशन और किसी तरह से नहीं हो सकती। सिर्फ यही 3 तरीके हैं जिनसे कम्युनिकेशन हो सकती है रेवोकेशन की। अब जो लास्ट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। हम ऑफ़र की बात करके आए हैं, हम एक्सेप्टेंस की जो है वो बात करके आए हैं, अब हम रेवोकेशन की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? हमने ऑफ़र के बारे में देखा, ऑफ़र की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही थी। आप कमरे में बैठ के किसी को अपने आप से बातें करते हुए किसी को ऑफ़र नहीं दे सकते जब तक उस बंदे को ऑफ़र का पता नहीं चल जाएगा, उसके नॉलेज तक नहीं आ जाएगी, उसको कम्युनिकेट नहीं हो जाएगी बाकायदा।
तब तक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट नहीं हो सकती। इस तरह हमने देखा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो सकती है। हमने उसके दो सिनेरियोज देखे, एक तो प्रपोजर के लिहाज से, ऑफर के लिहाज से। ऑफर के लिहाज से कब कंप्लीट होती है, ऑफर के लिहाज से तब कंप्लीट होती है जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दी जाती है, एक्सेप्टर के पहुंच से जो है वो चीज़ बाहर चली जाती है, एक्सेप्टर की पहुंच पावर से वो चीज़ बाहर चली जाती है, तब वो प्रपोजर के लिहाज से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद प्रपोजर उसको नहीं रोक सकता, लेकिन जो एक्सेप्टर है वो उसके बाद भी रोक सकता है। एक्सेप्टर के लिहाज से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उस दिन कंप्लीट होती है जब प्रपोजर, जिसने प्रपोजर किया था, जिसको वो एक्सेप्टेंस भेज रहा है, उसको उस दिन तक वो उसको रोक सकता है जब तक वो उसको मिल नहीं जाती। जिस दिन वो मिल जाएगी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन को नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का अगर आपको पता चल गया तो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से थोड़ा सा उल्ट है। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है, जैसे उसमें जो एक्सेप्टेंस में कंप्लीट होती है ना, लिखना आपने वही चीज़ है, बस जो एज प्रपोजर था ना, एज प्रपोजर था, जो प्रपोज कर रहा था, उसकी जगह ये जो आएगा वो आएगा द पर्सन हु टू होम इट इज़ मेड। जो प्रपोजर था उसकी जगह ये आएगा, जो एक्सेप्टेड था उसकी जगह आएगा एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। ये वैसे रटे के लिए बात है, लेकिन इसको आप छोड़ के अगर हम देखें, याद करने की, समझने की चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन, ऑफर की कम्युनिकेशन आपको पता चल गया कब कंप्लीट होती है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का आपको पता चल गया कब कंप्लीट होती है। अब जो है वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जो रेवोकेशन है उसकी, ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर की, रेवोकेशन की। जो किसी भी किस्म की रेवोकेशन है, चाहे वो ऑफर की रेवोकेशन है, चाहे वो एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन है, वो किसी भी किस्म की कोई भी रेवोकेशन है, उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। एज अ पर्सन मेकिंग इट, जो बंदा जो रेवोकेशन कर रहा है, चाहे वो एक्सेप्टेंस की कर रहा है, चाहे वो ऑफर की कर रहा है, रेवोकेशन कर रहा है, वो कंप्लीट होगी उस बंदे के लिए, उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए जो रेवोकेशन कर रहा है, उस शख्स के लिहाज से जो रेवोकेशन कर रहा है, उसके लिहाज से ये कब कंप्लीट होगी। व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड सो इट टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन। इस सेंटेंस को समझाने की मेरा ख्याल आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ समझाने की ज़रूरत है, एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, उस आदमी के लिहाज से जो बंदा ये कम्युनिकेशन कर रहा है, जो बंदा रेवोकेशन कर रहा है, वो रेवोकेशन उस आदमी के लिहाज से तब पूरी होगी जब उसने जाकर वो लेटर पोस्ट कर दिया। जब उसकी पहुंच से वो चीज़ बाहर चली गई, तब उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, आप काफ़ी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम बार बार लेटर की पोस्ट की बात करी जा रहे हैं। अगर आमने सामने हो तो क्या होगा? आमने सामने तो सिनेरियो बिल्कुल सेम होगा। आमने सामने तो जिसने ऑफ़र की है उसने आगे से एक्सेप्ट कर ली, तो फिर कॉन्टैक्ट बन गया। उसकी कम्युनिकेशन जैसे उसने बोला उसी वक्त बाद उसके कुछ नैनो सेकंड लगते हैं। इतने सेकंड का जो है वो फासला हम बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करते। तो जैसे ही उसने बोला है वैसे ही उसने सुन लिया है जो नेक्स्ट पर्सन ने, तो उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। तब कोई मसला ही नहीं है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन की हम बात ही तब करेंगे जब दोनों पर्सन जो हैं वो दूर दूर हैं। तो इस वजह से हम बार बार लेटर की पोस्ट की बात करते हैं, क्योंकि दोनों पर्सन दूर दूर हैं। तब उनकी कम्युनिकेशन किस तरह से होगी? एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, जो शख्स जो रेवोकेशन कर रहा है उसके लिहाज से ये तब पूरी होगी जब इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन पुट कर दी गई है। जो बंदा रेवोकेशन कर रहा है उसके लिहाज से जो है ये चीज़ उसकी पावर से बाहर हो चुकी है, तो उसके लिहाज से ये कम्युनिकेशन जो है रेवोकेशन की कंप्लीट हो जाएगी। और जिसको रेवोकेशन की गई है उसके लिहाज से कब कंप्लीट हो गई? ऑब्वियसली जब उसको हाथ में रेवोकेशन आ गई, उसे पता लगा भी भाई रेवोकेशन तो हो चुकी है, तो उसके लिहाज से रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी जिसके लिए ये की गई है। दोबारा इस चीज़ को देख लें। ऑफर की पहले हम बात कर चुके हैं, ऑफर के लिहाज से कब कंप्लीट होगी। इसके बाद एक्सेप्टेंस की हमने बात की, एक्सेप्टेंस के हमने दो सिनेरियोज देखे। अब हम बात कर रहे हैं रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी।
उस पर्सन के लिए, जो पर्सन रेवोकेशन कर रहा है, जो पर्सन रेवोकेट कर रहा है, उसके लिए, उसके लिहाज से वो तब कंप्लीट होगी जब उसने वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दी है, वो रेवोकेशन पोस्ट कर दी है। अब 2 दिन बाद मिले, 3 दिन बाद मिले, उसका कोई सरोकार नहीं। उस दिन, जिस दिन उसने पोस्ट कर दी है, रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो है जिसने रिसीव करनी है, जिसको रेवोकेशन की गई है, उसके लिहाज से रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? रेवोकेशन की कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट होगी जब उसके हाथ में वो रेवोकेशन लेटर होगा, वो लेटर पढ़ रहा होगा। अब उसने वो लेटर पढ़ लिया है तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है उसके लिहाज से, जिसको वो भेजा गया था रेवोकेशन लेटर। तो इसको आप पढ़ लें, इन चीज़ों को आप देख लें और होपफुली इसकी समझ आ जाएगी। इसके लिहाज से हमारे पास एक पास पेपर का बहुत बड़ा सा 5 नंबर के करीब क्वेश्चन है, जिसमें ये सारी रेवोकेशंस जो हैं ये क्लियर हो रही होंगी। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद उस चीज़ की समझ आ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। तलाल ऑफर्ड बाय अ लेटर ऑन October 1 टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान। 1 अक्टूबर को उसने ऑफ़र कर दी। तो ऑफ़र की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? ऑफ़र की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब उसको पता लग जाएगा बिलाल को, बिलाल रिसीव द ऑफ़र ऑन 11 अक्टूबर। सो 11 अक्टूबर को ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, ऑफ़र का उसको पता लग गया। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई कि तलाल ने जो है लेटर के थ्रू 1 अक्टूबर को अपने जो गुड्स हैं, अपना जो सामान है, वो बेचने की बिलाल को ऑफ़र की मुल्तान में। तो बिलाल को वो ऑफ़र रिसीव हुई 11 अक्टूबर को, तो ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस, उसने उसी दिन उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। ऑन 18 अक्टूबर तलाल रोट अ लेटर रिवोकिंग हिज ऑफ़र। 18 अक्टूबर को उसने रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र का, तलाल ने जो ऑफ़र दी थी उसकी रेवोकेशन का उसने वो जो लेटर है वो लिख के पोस्ट कर दिया। द लेटर वाज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को वो लेटर उसको रिसीव हो गया। हमने पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि जो पर्सन रिवोकेशन कर रहा है उसके लिहाज से रेवोकेशन कब पूरी होगी? जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पुट कर दिया जाएगा, उसी वक्त वो रेवोकेशन जो है वो पूरी हो जाएगी, उसकी ऑफ़र की रेवोकेशन की जो है वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जिस वक्त उसने पोस्ट कर दिया उस आदमी के लिहाज से जो वो रेवोकेशन कर रहा है वो रेवोकेशन पूरी हो जाएगी। रेवोकेशन वाज ऑफ नो इफेक्ट अंटिल इट रीच बिलाल। जब तक बिलाल तक नहीं पहुंची वो बिलाल के लिहाज से जो है रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी और हम उसको रेवोकेशन कंसीडर नहीं करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड ऑन 11 अक्टूबर व्हेन बिलाल एक्सेप्टेड द ऑफ़र। जब उसने बिलाल ने ऑफ़र 11 अक्टूबर को एक्सेप्ट कर ली तो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद 11 के बाद वो एक हफ्ते बाद जाके 18 अक्टूबर को वो रेवोकेशन का अगर वो लेटर पोस्ट करे तो उसकी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन यकीनन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन चुका है। अब कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता। इसका हम अभी अब क्वेश्चन की बात करते हैं। आखिरी सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम इस पे देख रहे होंगे। जामिया क्वेश्चन एक पास पेपर का बना हुआ है। अब ये जो हम अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आपके पास 5 मिनट हैं। 5 मिनट वीडियो को पॉज करें, इधर इस कॉन्सेप्ट को देखें, उसके बाद हम बाकायदा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये जो हमने पढ़ा है रेवोकेशन वाला कॉन्सेप्ट, इसको आप हजम करें, इसको डाइजेस्ट करें। इसके मुतालिक आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसको 5 मिनट ज़रा रीडिंग करें इसकी, आप इसको आप देखें।
जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपने वो चीज़ देख ली होगी रेवोकेशन की कम्युनिकेशन के बारे में, आपको उस चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हम जो है बाकायदा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ये जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, इसमें से पास पेपर में आई कैप के क्वेश्चन बैंक में, आई कैप के स्टडी टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। जो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर 400,000 रुपीज़। मुराद ने अपनी कार सनम को ऑफ़र की 400,000 रुपीज़ की, यानी 4 लाख रुपए की उसने अपनी कार जो है वो सनम को ऑफ़र की कि आप मेरी कार जो है वो 4 लाख रुपए की ख़रीद सकते हैं। सनम एक्सेप्टेड द ऑफ़र, सनम ने ऑफ़र को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। एंड इनक्लोज्ड अ पे ऑर्डर ऑफ 150,000, और 1.5 लाख रुपए का जो इनक्लोज्ड जो है वो पे ऑर्डर जो है वो विद अ प्रोमिस टू पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 62,500 ईच। उसने 1.5 लाख रुपए का उसी वक्त जो है वो पैसे देने का सोचा। उसका जो पे ऑर्डर है उसको इनक्लोज किया है एक लिफाफे के अंदर, एक जो है इन्वेलप के अंदर, और उसने कहा कि जो मंथली बाकी जो पैसे हैं वो 62,500 की मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करेगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ये तो क्वेश्चन हो गया, इतना आसान क्वेश्चन। बिल्कुल यही क्वेश्चंस आपको जो हैं वो पास पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने तो इसको पढ़ते ही क्लिक कर लिया होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ उसने वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है। हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है। हमें सिर्फ जो चीज़ें पता है, ऑफ़र का पता है। ऑफ़र एक्सेप्टेंस जब मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो प्रॉमिस बन जाता है जी। प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जब मिल जाती है वो एग्रीमेंट बन जाता है जी। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो जी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हमने जो चीज़ें पता हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम इवेल्युएट करेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। मुराद ने ऑफ़र की सनम को अपनी कार जो है वो 4 लाख रुपए में। सनम ने ऑफ़र को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने कहा कि 1.5 लाख रुपए मैं आपको भी दे रही हूँ, लेकिन 62,500 रुपये ईच इंस्टॉलमेंट में दूंगी। हम अभी पढ़ के आए हैं, हमने कल ऑफ़र के बारे में पढ़ा है कि ऑफ़र जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। ऑफ़र जो है, एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अभी हम ये बात थोड़ी देर पहले एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस में पढ़ के आए हैं। तो जब एक्सेप्टेंस ही अनकंडीशनल नहीं है, एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बन ही नहीं सकता। जो हमने 5 स्टेप्स देखे थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इसका आंसर देंगे। देखें क्या आंसर दिया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। इसने जो एक्सेप्टेंस की सनम ने उसके साथ उसने कंडीशन अटैच कर दी। उसने कंडीशन क्या अटैच कर दी, उसने कहा ठीक है जी मैं आपका जो है ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं कंडीशन पे एक्सेप्ट करती हूँ कि 1.5 लाख रुपए जो हैं वो मैं आपको भी दूंगी, लेकिन 62,500 की कुछ किस्तें जो हैं वो मैं आपको बना के हर मंथ आपको दे दिया करूँगी। हम अभी पढ़ के आए हैं जो एक्सेप्टेंस है वो शुड बी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ये एक्सेप्टेंस इसने एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल नहीं की, इसने साथ कंडीशन अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं रही। तो जब एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रही तो ना ये प्रॉमिस बना, ना ये प्रॉमिस बना तो ना ये एग्रीमेंट बना, ना ये एग्रीमेंट बना तो फिर ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट बना। तो हम इसी तरह अपने जो स्टेप्स हैं, हमने स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमने देखा इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है जी कॉन्ट्रैक्ट जी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, हमने अपने जहन में रिवाइज किया जी, ये जब ऑफ़र हो, एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, एग्रीमेंट हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तो फिर वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट का पूछा है। अब हम देखते हैं क्या ऑफ़र है। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम, जी हाँ जी ऑफ़र है। क्या कंसिडरेशन है, हाँ जी कंसिडरेशन कार सनम के लिए कंसिडरेशन है 4 लाख रुपये, मुराद के लिए कंसिडरेशन है। ठीक है कंसिडरेशन भी है। क्या एक्सेप्टेंस है जिसके लिए प्रॉमिस बनेगा और फिर जाके एग्रीमेंट बनेगा, नहीं जी। एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड नहीं है।
जो एसेंशियल है एक एक्सेप्टेंस का, जो ज़रूरी जुज़ है एक एक्सेप्टेंस का, वो अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट है, वो इसने पूरा किया ही नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड है। तो ये एक्सेप्टेंस जो है ये वैलिड नहीं होगी इन दिस केस सिंस द ऑफर इन दिस केस। अच्छा, पहले हमने पहला स्टेप हमने क्वेश्चन को समझ लिया, हमारे जहन में प्रोविजन आ गई। प्रोविजन क्या आ गई कि प्रोविजन ऑफ लॉ ये हमारे जहन में आ गई कि जो एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ठीक है, हमारे जहन में एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए, ये हमारी जो है प्रोविजन वो आ गई। पहला स्टेप था हमारे क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो डिटरमाइन करना, क्वेश्चन को समझना और क्लिक करना राइट प्रोविजन। राइट प्रोविजन जब हमारे जहन में आ गई, इसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या करना था? दूसरा स्टेप हमने ये करना था, हमने केस को रिलेट करना था प्रोविजन के साथ, केस को डिस्कस करके। उसके बाद हम बिल्कुल इसी तरह उसने केस को डिस्कस किया। इन दिस केस सिंस द ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड विद एविएशन इट वुड बी रिगार्डेड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड यानी कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल क्वालिफाइड मतलब कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्टेंस वो अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह की उसने बात केस को अपनी जो है प्रोविजन के साथ रिलेट करके कर दी। देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मुराद एंड सनम हैज़ नॉट बीन फाउंड। जो कॉन्ट्रैक्ट है मुराद और सनम के दरमियान वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये उसने डिसीजन कर दिया। ये 3 चीज़ें लिखने के आपको पूरे 3 नंबर मिल जाने थे। इसके बाद उसने थोड़ा सा एडिशनल जो किया है वो किया है, उसने कहा हाँ क्योंकि ये एक किस्म की काउंटर ऑफ़र है, तो मुराद अगर इस काउंटर ऑफ़र को, मैंने जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब भी आपको बताया था अनकंडीशनल जो एक्सेप्टेंस है वो एक किस्म की काउंटर ऑफ़र होती है। तो अगर मुराद इसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन ये अलहदा कॉन्ट्रैक्ट होगा। जिस कॉन्ट्रैक्ट का इधर केस में जिक्र हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं बना। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर ले मुराद, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि मुराद ने भाई इसकी ऑफर भी जो काउंटर ऑफर थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अगर वो कर ले तो फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो ये सिंपल सी चीज़ जो हमने डिस्कस की, इतना आसान सा क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के लिए आटम 2015 में पूछा गया था और आपका आई कैप स्टडी टेक्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम देखें वो आई कैप स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है और ये स्प्रिंग 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, ये है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 3 को 1.8 से ज़रब दें तो ऑलमोस्ट आपको 5 मिनट बनते हैं। तो आपके पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट में अपना ये जो है अपना दस्ता वगैरह, अपना जो पेपर पेंसिल है उसको निकालें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। चाहे आप इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करते हैं, जब आप गलत सॉल्व करेंगे, जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। आपने इसका आंसर नहीं देखना, ये स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, इधर वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को रोक दें, ये स्लाइड आप देखें, अपनी घड़ी पे टाइम रखें 5 मिनट का और 5 मिनट के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जी, वीडियो को आप इधर पॉज करके अपने जो 5 मिनट हैं उनमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो वीडियो को इधर से ही दोबारा चलाएं। तो मैं अब बात करता हूं इसके सॉल्यूशन के बारे में। जब तक आपने होपफुली अभी तक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप इस सॉल्यूशन को मैच करें, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इसको सॉल्व करना था। तो उन्हीं स्टेप्स को उन्हीं स्टेप्स के मुताबिक हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। बतौल ऑफर टू सेल हर फ्लैट टू साकिब। साकिब को अपना फ्लैट जो है वो सेल करने की ऑफ़र की बतौल लें 4200,000 रुपीज़ के लिए। साकिब एक्सेप्टेड द ऑफर, साकिब ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। सेंट अ चेक ऑफ 1.5 मिलियन का उसने साथ चेक भेज दिया और कहा वो बैलेंस जो है बाकी अमाउंट 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन हमने स्प्रिंग 2015 का किया था वही उसने स्प्रिंग 2020 में पूछ लिया है। तो जो कहते हैं कि जो है क्वेश्चन पास पेपर के रिपीट नहीं होते बेटा, वो कभी कभी रिपीट हो जाया करते हैं और फिर उनको सोल्व करना अगर आपने पास पेपर्स किए हुए हैं बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। 2015 में उसने सेम क्वेश्चन पूछा, उसने बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठा के उसने वो स्प्रिंग 2020 में पूछ लिया, सिर्फ नाम अमाउंट बदल दी।
प्रोसेस ही बदल देता है। उसने प्रोसेस भी वही रखा, मंथली इंस्टॉलमेंट वाला प्रोसेस, किस्तों वाला उसने सिस्टम रखा, बिल्कुल सब कुछ सेम रखा, सिर्फ नाम चेंज कर दिया और अमाउंट चेंज कर दी और नंबर भी बिल्कुल सेम रखे। स्प्रिंग 2020 में 3 मार्क्स का उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया। इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल हम देख लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल वही प्रोविजन लगनी है, एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट, और फिर हम बताएंगे, इस केस को डिस्कस करेंगे। इन दिस केस सिंस द ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड विद अ वेरिएशन इट वुड बी रिगार्डेड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। हमने उसके बाद केस डिस्कस कर लिया, ही क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस को अनक्वालिफाइड होना चाहिए था। क्वालिफाइड को निकाल के आप यहाँ पे कंडीशनल डाल लें, क्योंकि हम बार बार कंडीशनल बोल रहे हैं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हों। देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बतूल एंड साकिब हैज़ नॉट बीन फॉर्म, सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं किया, ये हमने डिसीजन बता दिया। उसके बाद फिर वही उसने जो जनरल लाइन है वो लिखी कि ये काउंटर ऑफर है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो अलग बात है, ये काउंटर ऑफर है, ये एक ऑफर है। अब वो एक्सेप्ट कर ले तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो ये अलग बात है, लेकिन फिल वक्त ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अपने ICAP स्टडी टेक्स्ट का 2 था, और स्प्रिंग 20 का भी ये एक क्वेश्चन था जो स्प्रिंग 20 में आ चुका है। ये तो 3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा सा बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग 2016 में आपके आया है और ये आपके ICAP स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। स्प्रिंग 16 में ये आपका 4 नंबर के लिए उसने पूछा था। क्या क्वेश्चन है? Badr, who is the owner of Mashhoor Associate, sent one of his employees, Aftab, in search of his pet horse which had been missing for 5 days. एक बहुत ओनर है मशहूर एसोसिएट का मिस्टर बदर, उसका कोई घोड़ा गुम हो गया, 5 दिन हो गए हैं उसका घोड़ा गुम होने हुए। उसने क्या किया, जो एडवर्टाइजमेंट उसने बदर एडवर्टाइज रिवार्ड ऑफ 20,000 इन न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड हिज मिसिंग हॉर्स। जो भी उसका खोया हुआ घोड़ा ढूंढ के लाएगा उसका उसने एडवर्टाइजमेंट कर दी न्यूज़पेपर में कि भाई जो भी मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा, सबको ऑफर है, पूरी पब्लिक को ऑफर है, जो भी मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा उसको 20,000 रुपीज़ प्राइज़ दिए जाएंगे। जो आफ्ताब है उसको नहीं पता था कि उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट की है, जिसको वो घोड़ा मिल गया। आफ्ताब, अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ट्रेस्ड द हॉर्स सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवार्ड की मालूमात होने के बाद जो आफ्ताब है उसने बाबर से क्लेम किया रिवार्ड का। क्वेश्चन क्या है, हमने करना क्या है इस क्वेश्चन का, इस सिनेरियो का हमने करना क्या है। उसने कहा जी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर विच वाज मेड बाय बाबर। किस टाइप की ऑफर की गई है बदर के जानब से, बदर की जानब से कौन सी ऑफर की गई है। बदर एडवर्टाइज रिवार्ड ऑफ 20,000 रुपीज़ इन अ न्यूज़पेपर फॉर एनीवन हु फाइंड्स द मिसिंग हॉर्स। उसने सबको ऑफर की है, पूरी पब्लिक को ऑफर की है, तो ये पब्लिक ऑफर है। उसने जी पब्लिक ऑफर की है, सबसे पहले हम उसको ये बता देंगे। उसके बाद वो क्या कहता है, ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवार्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। क्या जो आफ्ताब है उसको वो रिवार्ड क्लेम करने का हकदार है। बिल्कुल इसी तरह के एग्जांपल्स हम पीछे डिस्कस करते आ चुके हैं कि जो ऑफ़र है उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी तो ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस बनेगी, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपको ऑफ़र का ही इल्म नहीं है, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है, आपको पता ही नहीं है भाई ऑफ़र क्या थी, लेकिन आपसे एक्सेप्टेंस हो गई है, ना ही वो ऑफ़र एक्सेप्टेंस जो है वो बिल्कुल इनवैलिड होगी, क्योंकि आपको ऑफ़र का इल्म ही नहीं है। ओबियसली जब आप ऑफ़र का इल्म होगा, सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑफ़र होनी चाहिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस में ही जब हमें खिलाफ मिल जाएगा, प्रॉमिस ही नहीं बनेगा, तो फिर हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह से नहीं बन सकता। आल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवार्ड। क्या वो रिवार्ड क्लेम कर सकता है? इसका आंसर उसने किस तरह से लिखा है इसको हम देख सकते हैं। ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन था और जो है वो स्टडी एक्स का क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 मार्क्स के लिए उसने पूछा था ऑटम 16 का। इन दिस केस द ऑफर वाज मेड टू द पब्लिक। सबसे पहले तो उसने पूछा था भाई ये कौन सी टाइप ऑफ ऑफर है, उसने सीधी टाइप ऑफ ऑफर बता दी, ऑफर मेड टू पब्लिक या पब्लिक ऑफर। ये पब्लिक ऑफर है, ये हमने पब्लिक को ऑफर की है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद अ पर्सन हु हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक ऑफर तो उस बंदे को होगी जिसे ऑफर का पता हो। Offer made with the person who having the knowledge of the offer come forward and acts according to the condition of offer।
जिसको ऑफ़र का पता है वो ऑफ़र के हवाले से ऑफ़र की कंडीशंस को पूरी करता है, तो फिर हम सोचेंगे कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है, तब कॉन्ट्रैक्ट जाके बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अगर उसको ऑफ़र ही नहीं पता, उसके बाद वो जो मर्ज़ी करता रहे। अगर ऑफ़र ही कम्युनिकेट नहीं हुई, ऑफ़र की ही कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र नहीं हुई, तो ये वैलिड ऑफ़र बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ऑफ़र की वैलिडिटी का पहला स्टेप ही ये है कि ऑफ़र की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऑफ़र की कम्युनिकेशन ही जब कंप्लीट नहीं हुई तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बन सकता है, ये हमने अपनी जो प्रोविजन है, अपना लॉ है, उसमें पढ़ा हुआ है। अगर आपको ये वाली इंग्लिश जो इसमें लिखी हुई है मुश्किल लग रही है, आप इसको अपने अल्फाज में बता सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब ऑफ़र जो है वो कंप्लीट होगी, ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। हम ये बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब ऑफ़र वैलिड हो, और ऑफ़र वैलिड तब होती है जब ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। उसके बाद हम बताते हैं, अच्छा जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं, पहला स्टेप हमने पढ़ा है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, एसेस करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से ही हमने असेस कर लिया उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद अपने जहन में प्रोविजन लानी है। अब जो लिखने के स्टेप्स पढ़े हैं, सबसे पहले हमने प्रोविजन लिखनी है, उसके बाद हमने जो है एक्सप्लेनेशन लिखनी है, अपने केस को रिलेट करना है, आखिर में हमने डिसीजन लिखना है। ये पॉइंट्स आगे पीछे किए जा सकते हैं। आप पहले डिसीजन लिख दें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख दें, आखिर में जो है ऑफ़र लिख दें। आप शुरू में डिसीजन लिखें, दिस इज़ नॉट अ वैलिड ऑफ़र, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन शुरू कर दें, एज इन दिस केस दिस हैपेंड, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, एंड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक दिस शुड बी हैपन, ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो आप इन स्टेप्स को आगे पीछे बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहले प्रोविजन लिखते हैं, लेकिन ये एक जो जामिया तरीका है वो ये है मेन तरीका कि पहले आप प्रोविजन लिखें, उसके बाद आप जो है केस को रिलेट करें, और आखिर में आप अपनी जो है वो डिसीजन लिख दें। तो इसने इसी तरह किया, सबसे पहले प्रोविजन लिखी है, उसके बाद डिसीजन लिखा है, उसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखी है, जो है केस को अपनी प्रोविजन से रिलेट किया है। आपको समझ आ गई इसकी जो है वो प्रोविजन है उसकी, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उस बंदे के साथ होगा जब ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जिसको ऑफ़र का पता होगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसको ऑफ़र का ही इल्म नहीं है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हो ही नहीं सकता, वो जो मर्जी कर ले। तो हाउएवर अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस या इन गिवन केस आफ्ताब कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवार्ड। उसने पहले डिसीजन लिख दिया, आफ्ताब रिवार्ड क्लेम नहीं कर सकता बाबर से। उसके बाद उसने जो है केस को डिस्कस किया, एज देयर वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर भाई कम्युनिकेट ही नहीं हुई, एंड आफ्ताब डिड नॉट नो अबाउट द रिवार्ड व्हेन ही फाउंड द मिसिंग हॉर्स। और जब उसने वो हॉर्स को ढूंढा उस वक्त उसको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि इस हॉर्स पे इनाम है, उसने जाके वो हॉर्स पहुंचा दिया, तो फिर वो अपना जो है वो डिमांड नहीं कर सकता किसी किस्म का भी कोई रिवार्ड। आफ्ताब कुड हैव द एक्सेप्ट द ऑफर ओनली व्हेन ही न्यू अबाउट इट, बिकॉज द ऑफर एक्सेप्टेड विदाउट इट्स नॉलेज डज नॉट कन्फर एनी लीगल राइट्स। जो ऑफ़र है उसकी कम्युनिकेशन अगर नहीं हुई तो हम उसको ऑफ़र बिल्कुल कह ही नहीं सकते। इसी बात को इसने 3-4 सेंटेंस में मुख्तलिफ तरीके से कभी कान इधर पकड़ के कभी कान उधर से पकड़ के एक्सप्लेन कर दिया है। मेन बात जो ये एक्सप्लेन करनी थी हमने कि जो ऑफ़र है उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है जब ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी तो ऑफ़र की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब वो ऑफर के नॉलेज में आ जाएगी। इस केस में ऑफर के नॉलेज में ही ऑफरी के नॉलेज में ही नहीं आई जो है ऑफ़र, तो ऑफ़र की कम्युनिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से ये ना ही कोई वैलिड ऑफ़र बनी है, वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं बनी, तो ये ना ही कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है। ऑफ़र टर्मिनेट हो गई उसके लिहाज से, क्योंकि ऑफ़र जो है उसके लिहाज से वो कोई ऑफ़र थी ही नहीं, ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट हुई ही नहीं। तो ये सिंपल सा एक सिनेरियो था। होपफुली इसकी आपको समझ आ गई है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद जिसकी मैं बात कर रहा था, हम एक जामिया क्वेश्चन देख रहे होंगे रेवोकेशन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है ऑटम 2018 में क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का 2.5 के 2 पोर्शन में ये क्वेश्चन का पूछा गया था, और आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके ICAF स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसमें इसके 2 पार्ट्स नहीं है, लेकिन जो ऑटम 18 में जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन उस तरह से शो हो रहा है। क्या क्वेश्चन था?
सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, बड़ा सा क्वेश्चन, उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते होते हैं कि वो पूछना क्या जा रहा है। वो पूछने जा रहा है जी, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ द ऑफर वाज कंप्लीटेड अगेंस्ट सलीम एंड गाजी। गालिबन सलीम एंड गाजी कोई ऑफर और ऑफरी होंगे, एक्सेप्टर होगा, एक जो है वो ऑफरर होगा, एक प्रपोजर होगा या प्रपोजी होगा। तो हम ये देखेंगे, प्रोमिसी होगा। इन दोनों के बारे में वो पूछ रहा है कि ऑफ़र की एक्सेप्टेंस, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस एंड द रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई। इस सिनेरियो को पढ़ें और मुझे ये बताएं। और दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है, अंडर द अबव सर्कमस्टांसिस वेदर द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी। क्या सलीम और गाजी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है वो बना है। ये दो चीज़ें वो हमसे पूछना चाह रहा है 2.5 और 2.5 नंबर के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले और इन रिक्वायरमेंट्स को जहन में रखते हैं। रिक्वायरमेंट्स हमें समझ आ गई। हमारा पहला स्टेप ये था कि हमने क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है और जहन में उसके रिलेटेड प्रोविजन लानी है। हमें ये पता लग गया कि क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछना क्या जा रहा है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, ऑन 3 सितंबर 2018 सलीम ऑफर्ड बाय अ लेटर टू सेल हिज लैपटॉप। अपना लैपटॉप जो है वो बेचने की ऑफ़र की लेटर के थ्रू टू गाजी को फॉर 50,000 रुपीज़। एक लेटर के थ्रू ऑफ़र की 50,000 रुपीज़ की 3 सितंबर 2018 को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट होगी जब उसने वो जो है लेटर पोस्ट किया। क्या कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो गई? बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र तब कंप्लीट होगी जब ऑफरी को पता चल जाएगा। कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफ़र। ऑफरी आप कमरे में बैठ के, ऐसे मैं 3-4 बार आपको एग्जांपल दे सकूँ, आप जो मर्जी बोल लें, जब तक वो ऑफरी को नहीं पता लगा वो उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो उसने कम्युनिकेशन के बारे में पूछा हुआ, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है। ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाती है। तो ऑफरी के नॉलेज में कब आई? इसमें ऑफर सलीम है, ऑफरी कौन है? गाजी है। गाजी रिसीव द लेटर ऑन 5 सितंबर 2018। तो 5 सितंबर 2018 को ये गाजी के जो है वो नॉलेज में आई, ऑफरी के नॉलेज में आई। तो 5 सितंबर 2018 को जो है वो ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। ऑन 6 सितंबर 2018 गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। एक्सेप्टेंस की जो है वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? ऑफरर के लिहाज से। ऑफरर कौन है? सलीम के लिहाज से। सलीम के लिहाज से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी, ऑफरर के लिहाज से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब वो लेटर पोस्ट कर दिया जाता है, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन पुट कर दिया जाता है, एक्सेप्टर की पहुंच से वो लेटर दूर हो जाता है, वो कम्युनिकेशन दूर हो जाती है, वो एक्सेप्टेंस लेटर दूर हो जाता है, उसकी पावर में वो नहीं रहता। तब प्रपोजर के लिहाज से वो जो है एक्सेप्टेंस उसकी पूरी हो जाती है। और ऑन 6 सितंबर 2018 गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। सलीम को उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया। अब जो सलीम है उसके लिहाज से अब वो उसको रोक नहीं सकता, रिवोक नहीं कर सकता। उसके लिहाज से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो उसी डेट को कंप्लीट हो चुकी है, 6 सितंबर को, जब उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया। लेकिन जो एक्सेप्टर है उसके लिहाज से वो कब पूरी होगी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? जब वो लेटर ऑफर को पहुंच जाएगा। ऑफर को पहुंचने तक उससे पहले किसी वक्त अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। द लेटर रीच सलीम 8 सितंबर 2018। 8 सितंबर 2018 को वो लेटर जो है वो सलीम के पास पहुंच गया। तो 8 सितंबर 2018 को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन गाजी के लिहाज से, एक्सेप्टर के लिहाज से, ऑफरी के लिहाज से कंप्लीट हो गई। यहाँ तक एक्सेप्टेंस की भी बात कर ली हमने, ऑफ़र की भी बात कर ली। ये सिंपल सी बात जो हमने ऑफ़र की कल पढ़ी थी, एक्सेप्टेंस की थोड़ी सी कल पढ़ी थी, थोड़ी सी हमने आज उसको दोबारा देखा है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, ऑफ़र की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। सिंपल सी दोनों चीज़ें। उसके बाद सलीम रोड अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर। उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन भेजा। अब सलीम कौन है? ऑफरर है भाई। वो ऑफर रिवोक करना चाह रहा है। कब करना चाह रहा है? ऑन 5 सितंबर 2018। हमने रेवोकेशन ऑफ ऑफर की जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होती है ये हमने अभी पढ़ के आए हैं। मैं भी आपको अभी यकीनन, बल्कि अभी आपको ये चीज़ जहन नशीन नहीं होगी। घर जाकर जब आप रेवोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेवोकेशन की एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, तो जिस तरह मुझे ये चीज़ जहन में है इस तरह आपकी भी चीज़ जहन में आ जाएगी। जो शख्स रेवोकेशन करता है
जो शख्स रेवोकेशन करता है उसके लिहाज से तब कंप्लीट होती है जब वो लेटर को पोस्ट कर देता है। रेवोकेशन कौन कर रहा है इस केस में? सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन। सलीम इस केस में रेवोकेशन कर रहा है, तो उसके लिहाज से कब कंप्लीट होगी? 5 सितंबर को जब उसने वो लेटर पोस्ट किया गाजी को, तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन सलीम के लिहाज से कंप्लीट हो गई। गाजी के लिहाज से, एक्सेप्टर के लिहाज से रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? एक्सेप्टर के लिहाज से तब कंप्लीट होती है जब एक्सेप्टर को वो लेटर सामने मिल जाता है रेवोकेशन का। भी मैं ये रेवोकेशन का लेटर मुझे मिला, ये तो रेवोकेशन कर रहा है, तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन मेरे लिहाज से तब कंप्लीट हो जाएगी। तो लेटर गाजी को 7 सितंबर 2018 को मिला, तो 7 सितंबर को गाजी के लिहाज से, गाजी के अगेंस्ट जो है वो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हमने 2.5 नंबर वाला पार्ट है उसको समझ लिया, उसको आसानी से सोल्व कर लिया। इतना चीज़ें लिखने के बाद आपको 2.5 नंबर इसके पूरे मिल जाने थे। अंडर द अगला पार्ट है, अंडर द सर्कमस्टांसेस वेदर द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैज़ क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी। क्या कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ, इसका हम फैसला कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन को देखेंगे जी। 3 सितंबर को उसने ऑफ़र की, 5 सितंबर को गाजी ने जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। 3 सितंबर को सलीम ने ऑफ़र की, 5 सितंबर को उसने एक्सेप्ट कर लिया, और 6 सितंबर को उसने वो लेटर को पोस्ट कर दिया। अब जब लेटर उसने पोस्ट किया, जो सलीम था वो लेटर को कब तक रिवोक कर सकता था? जब तक जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो सलीम के लिहाज से पूरी ना हो गई हो। तो 6 सितंबर को जैसे ही वो लेटर जो है सलीम ने उसने पोस्ट किया, गाजी ने 6 सितंबर को, वैसे ही उसकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब 6 सितंबर के बाद जो सलीम है उसको रिवोक नहीं कर सकता, लेकिन उसने उसको रिवोक कब किया? वो रिवोकेशन लेटर कब पहुंचा? 7 सितंबर 2018 को गाजी को वो रेवोकेशन लेटर मिला। 7 सितंबर 2018 को उसको वो रेवोकेशन लेटर मिला, लेकिन जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की वो तो 6 सितंबर को ही पूरी हो चुकी थी, क्योंकि उसके ऑफर के लिहाज से, सलीम के लिहाज से, क्योंकि 6 सितंबर को वो जो है लेटर जो है एक्सेप्टेंस का वो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका था। 7 सितंबर को उसको रेवोकेशन का लेटर मिला, तो अब रेवोकेशन के लेटर की कोई भी हैसियत नहीं है। अगर वो उसे रेवोकेशन का लेटर वो लेटर पोस्ट करने से पहले पहले मिल जाता, पहले पहले रिवोक किसी तरह से सलीम कर देता, तब वो ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाती, ये कॉन्ट्रैक्ट ना बनता। लेकिन अब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। ये इसके दूसरे पार्ट का आंसर बनेगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट को हमने अप्लाई किया है। आपने इन कंसेप्ट को अच्छी तरह याद रखना है। ये चीज़ इस तरह है, इन अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इनको बार बार आपने रिवाइज़ करना है, चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को समझना है। जैसे ही आपको ये चीज़ों की समझ होगी आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इसका आंसर अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम तरीके से उसने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यहाँ पे जितनी प्रोविजंस हैं, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन प्रपोजर के लिहाज से कब कंप्लीट होगी, जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के लिहाज से कब कंप्लीट होगी, जो रेवोकेशन है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, ये सारी प्रोविजंस सबसे पहले उसने अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी ये 1972 की जगह यहाँ 1872 होगा। ये मैं आपके जो है स्लाइड्स जब आपके अपलोड करूँगा, इस पर जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है उसमें ये सारी गलतियां जो हैं वो ठीक हो चुकी होंगी। यहाँ पे 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक कम्युनिकेशन सबकी कंप्लीट हो रही हैं, सब कुछ जो है वो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट हमारा जो था वो क्वेश्चन को डिस्कस करने का पार्ट था, क्वेश्चन का आंसर करने का पार्ट था, क्वेश्चन का जो केस है उसको डिस्कस करने का पार्ट था। इसमें अगर साथ साथ ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है और साथ साथ ही उसका जो है डिसीजन वो लिखा हुआ है, हैंस इन द गिवन केस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड ऑन 5 सितंबर आई व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ गाजी। जैसे ही वो गाजी के नॉलेज में आई तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। इस तरह बिल्कुल कम्युनिकेशन, पहला पार्ट ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट है 2.5 नंबर का, दूसरा 2.5 नंबर का पार्ट है जो है ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, क्यों नहीं है, जो अभी हमने बातें डिस्कस की उसको अंग्रेज़ी में किस तरह से लिखा हुआ है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इसको आप देख लीजिएगा। होपफुली आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, घर जाके आपने ये रेवोकेशन वाले को लाजमी रिवाइज करना है। अब हम कई बार क्या करता होता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछ देता है।
कई बार वो बिल्कुल ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो है वो पूछ देता है। इसी तरह का क्वेश्चन स्प्रिंग 2019 में 5 नंबर के लिए उसने पूछा। वो पूछना क्या चाह रहा है, सबसे पहले हम इसकी अगर रिक्वायरमेंट एड्रेस करें, व्हाट विल बी द आदिल्स लायबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ़ ही विशेस टू मेक द सेल टू द हामिद। ठीक है, अभी हमें रिक्वायरमेंट पढ़ के इसकी कोई समझ नहीं आ रही, आदिल कौन है, अहमद कौन है, तो किसकी लायबिलिटी किसकी तरफ क्या है, इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी। अहमद जो है वो इंटरेस्टेड है आदिल की DHA की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। सेंट हिम दिस लेटर ऑन 1 मार्च 2019, और 1 मार्च 2019 को उसने लेटर भेज दिया। क्या लेटर भेजा भाई उसने कहा जी, आई हैव हियर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी, आप DHA की जो है वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, भाई मैं इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ। अभी तक तो हमें ये लग रहा है वो कोई किसी किस्म की ऑफर करेगा भाई खरीदने के लिए, ये DHA की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्या कर रहा है आगे, विल यू प्लीज़ कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी, क्या आप मुझे ये बेचेंगे। वट इज़ द हाइएस्ट प्राइस डू यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार, क्या इसमें आपको ऑफर के एसेंशियल सारे पूरे नज़र आ रहे हैं। इसमें ना उसने बताया भाई मैंने कितने रुपए की ख़रीदनी है, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कैसे ख़रीदनी है, क्या ख़रीदना है, प्राइस क्या मैं पे करूँगा, आप क्या प्राइस रिसीव कर रहे हैं, कुछ भी उसने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। डेफिनेट एंड सर्टेन ये चीज़ है ही नहीं, तो ये ऑफ़र बन ही नहीं सकती। ये सिर्फ वो उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, भाई इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कि आप क्या बेच रहे हैं, किस तरह से बेच रहे हैं, जो आपने अभी तक किसी ने आपकी प्राइस लगाई है, हाईएस्ट प्राइस आपकी प्रॉपर्टी की क्या लगी है। आदिल क्या कहता है जी, आदिल द हाईएस्ट प्राइस कोट फॉर माय प्रॉपर्टी टिल नाउ इज़ 35 मिलियन। क्या आदिल ने कोई ऑफर की, कोई एक्सेप्टेंस की है? नहीं जी, ऑफर तो थी नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस कैसे कर सकता है। क्या आदिल ने कोई ऑफर की है बेचने की? बिल्कुल भी नहीं। आदिल ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं भाई आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो 35 मिलियन की बेचना चाहता हूँ। उसने उसके जो इन्फॉर्मेशन उसने मांगी थी उसका सिंपली जवाब दिया कि भाई हाईएस्ट कोट ऑफ माय प्रॉपर्टी टिल नाउ इज़ 35 मिलियन। 35 मिलियन की भाई प्रॉपर्टी की मुझे कीमत लगी है। आगे से अहमद का क्या रिप्लाई आता है। अहमद कहता है आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। मैं 36 मिलियन में आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हूँ। क्या ये किसी किस्म की एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस किसी ऑफर के जवाब में होती है। आदिल ने ना किसी किस्म की ऑफर की थी कि भाई मैं 36 मिलियन की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, और जो आप उसका रिप्लाई कर रहे हो कि मैं 36 मिलियन की खरीदने के लिए तैयार हूँ, ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? ये एक किस्म की ऑफर है कि आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। मैं 36 मिलियन की आपकी DHA की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मुझे बेचेंगे? अब वो रिप्लाई करेगा हाँ मैं बेचना चाहता हूँ, नहीं भाई मैं नहीं बेचना चाहता। जो रिप्लाई चाहे वो रिप्लाई वो करेगा। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद। ये ट्विस्ट आ गया, उससे आदिल के साथ ही हामिद की भी एक ऑफर रिसीव होगी। उसने कहा मैं 38 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। तो व्हाट विल बी द आदिल्स लायबिलिटी टुवर्ड्स अहमद इफ ही विशेस टू मेक द सेल टू हामिद। ओबियसली कोई भी रीजनेबल बंदा अगर उसे दो प्राइसेस लग रही हैं, एक 36 मिलियन है, एक 38 मिलियन है, तो वो 38 मिलियन की ही बेचेगा। तो वो दिल से ये चाहता है कि हामिद को बेचे। लेकिन क्या आदिल की कोई लायबिलिटी है अहमद की तरफ? बिल्कुल भी नहीं। ना ही उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऑफ़र ज़रूर दी है जो है अहमद ने, 36 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हूँ, लेकिन उस ऑफ़र का कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया। साइलेंट रहा है अभी तक, ना उसने हाँ किया है ना की है। तो जो ना ही कोई अपने एक्ट से उसने जाहिर किया है कि हाँ भाई मैं आपको 36 मिलियन की अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से वो आराम से हामिद को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। इसमें बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं थी, ना ये सोचने की जरूरत थी भाई कौन सी प्रोविजन लगेगी, भाई कौन सी प्रोविजन लगेगी। सिंपल सी बातें उसने जो है स्प्रिंग 19 में 4 नंबर के लिए पूछी थी, जिसका आपने इस तरह से जवाब दे देना था जो आपको इसके पूरे 4 नंबर मिल जाने थे। इस तरह से उसने जवाब दिया। द फर्स्ट लेटर फ्रॉम अहमद एंड आदिल्स रिस्पॉन्स ऑन इट वर मेयरली आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ एक जो है इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा था, कोई जो है वो ऑफ़र नहीं कर रहा था। जो पहला लेटर भेजा एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जो रिप्लाई किया वो जो था आदिल ने, वो सिर्फ प्रोवाइड कर रहा था इन्फॉर्मेशन अपने रिप्लाई की। ये कोई ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस नहीं थी। दूसरा लेटर जो अहमद ने भेजा
एज ए रिप्लाई टू आदिल इटसेल्फ वाज एन ऑफर। वो 36 मिलियन वाला लेटर था, वो कोई प्रपोजल, वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि ऑफर तो अभी हुई नहीं जिसके मुताबिक वो एक्सेप्टेंस करता। ये सिर्फ एक ऑफर थी कि मैं 36 मिलियन की आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। बिल्कुल यही चीज़ उसने वो इंग्लिश में लिख दी है। द सेकंड लेटर फ्रॉम अहमद सेंट एज ए रिप्लाई टू आदिल वाज इटसेल्फ एन ऑफर and not acceptance of an offer. Since this offer had not been accepted by आदिल, अभी तक हमें कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आदिल ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। अभी तक वो सिर्फ खामोश है, यानी कि ऑफ़र उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। देयर इज़ नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दिस पार्टीज़, आदिल और जो है वो अहमद, इन दोनों के दरमियान अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो कोई लाइबिलिटी नहीं है आदिल की, हामिद के उसके आदिल की अहमद के अगेंस्ट। वो अपना जो बंगला है वो आराम से हामिद को बेच सकता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सिंपल सी चीज़ें डिस्कस की गई थी। यही इसी तरह के क्वेश्चन आपको आई कैप में आएंगे, आई कैप के पेपर में आएंगे। मे बी इसमें से ही कोई क्वेश्चन वो उठा गए, जिस तरह पहले हम 2015 में देखा, 2020 में रिपीट हुआ है, इसी में से क्वेश्चन उठा के मे बी वो आपको दे दे और कहे भाई ये आप क्वेश्चन सोल्व कर दें। इसी में से भी कोई इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे हमारे पास पेपर के क्वेश्चन। अब आपका काम क्या है, आपने घर जाना है। सबसे पहले जो आपको आज लेक्चर मैंने पढ़ाया वो आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। रिविकेशन वाली चीज़ें आपने समझना है, आपने ये पास पेपर के क्वेश्चन देखने हैं, आपने एक बार इन्हें हाथ से गुजारना है। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने समझना है, इनके आंसर देखने हैं, इनके आंसर को समझना है। उसके बाद आपने आराम से अपना जो है रेस्ट करना है। उसके बाद आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो है उसकी जो है वो प्रिपरेशन शुरू करनी है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को आपने, आपके पास आज का जो थोड़ा टाइम बचा होगा, जो आज का लेक्चर रिवाइज करने के बाद, उसके बाद कल आपके पास पूरा दिन है। कल पूरा दिन आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को रिवाइज करना है अच्छी तरह से। जब आपका ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद परसों सुबह आपने या तो एससी लर्निंग का टेस्ट सेशन ज्वाइन करके उसके टेस्ट देने हैं, या फिर आपने अपना जो है कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हैं, आपने इन 2 चैप्टर्स के टेस्ट ज़रूर देने हैं और उनसे मार्किंग करवानी है कि मेरी क्या मार्किंग है, क्या पोजीशन है, मेरी क्या गलतियां हैं, इन गलतियों को मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह की आपने, या फिर आप एससी लर्निंग पे जहां पे मैं टेस्ट सेशन सारा कंडक्ट करवा रहा हूं, मैं खुद उसको जो है वो सुपरवाइज़ कर रहा हूं, मैं खुद आपके टेस्ट चेक करूँगा। आप वहाँ पे भी एससी लर्निंग में भी अपना जो है वो एंटर हो सकते हैं। उसका नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह हम आपके परसों मिलेंगे, परसों के लेक्चर के साथ। कल आपने जो है वो टेस्ट देना है, तो नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ।